Very good noon, Ashna. Rahil, good afternoon. Rahil, good afternoon. We'll wait for a couple more minutes and then we will start, है ना? कुछ लोग और जुड़ जाएंगे then. Arju, good afternoon, Arju. Very good afternoon. So before we start, if you have any questions, if you have any queries, or if you want to share something, you can type in the comment section. ठीक है? जब तक हम स्टार्ट करेंगे तब तक अगर if you have any questions, if you have any queries, or if you want to share anything, or if you want to ask anything, so go ahead and ask me. Very good afternoon, Arpana. Okay, आज हम लोग रेनेसा को भी टच कर लेंगे क्योंकि रेनेसा में बहुत ज़्यादा राइटर तो है नहीं, 2-3 ऑथर्स ही हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे रेनेसा क्विज्म के अंदर. कपल ऑफ थिंग्स है विच आई विल एक्सप्लेन. जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब एमसीक्यूज कर रहे होंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेनेसां से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना. ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाया रेनेसां पे क्योंकि कल हमने देखा, कल अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 क्वेश्चंस हमने किए हैं और सब थक गए थे, है ना. तो इसलिए आज ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं. बस उतनी क्वेश्चन से 1 और 1.5 आवर का लेक्चर चलेगा एंड देन वी विल एंड इट. सर इंग्लिश ग्रामर की लिए भी एमसीक्यू चाहिए. अच्छा, यू वांट एमसीक्यूज फॉर इंग्लिश ग्रामर एज वेल. सर आई एम स्कोरिंग 208 मार्क्स इन जेके सेट. इज इट अ सेफ स्कोर? मैंने देखा नहीं है कि जेके सेट का प्रीवियस ट्रेंड क्या है. गिव मी वन डे एंड देन मैं इस पर देखूंगा कि पिछला प्रीवियस सेट किस तरह का है. मैंने कल क्वेश्चंस तो पढ़े थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन से, इजी टू मॉडरेट ही है, तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है. क्योंकि मैं तो जेके मतलब जम्मू कश्मीर का हूँ नहीं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है जम्मू कश्मीर का. मैंने बस सिलेबस देखा था जेके पीएससी का, तो देखा काफ़ी इजी सिलेबस है एंड देन दैट इज़ हाउ आई केम टू नो अबाउट जम्मू कश्मीर. और दूसरा है कि एनी मैम के द्वारा मुझे ज़्यादा पता चला था जम्मू कश्मीर के बारे में, क्योंकि हर जगह पीसीएस का एग्ज़ाम सेम होता है और मैं बीपीएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ. तो जैसे +2 के टीचर्स जेके पीएससी में है, उसी तरीके से हमारे यहाँ बीपीएससी है. तो फिर मुझे लगा कि जो बीपीएससी का लेवल होता है वही सेम जेकेपीएससी का लेवल है. ऑब्वियस सी बात है, सारे स्टेट लेवल के सेम होते हैं एग्जाम, थोड़े बहुत मोर लेस, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम होता है. इधर से बीपीएससी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, लेकिन टीआरई 1 टीआरई 2 में बहुत ईजी क्वेश्चन आते थे. तो मुझे लगता है मॉडरेट लेवल के ही जेके पीएससी में भी आएगा. और एक बार मैं कट ऑफ देख लूंगा, पिछला 2-3 ट्रेंड देख लूंगा एंड देन आई वुड बी एबल टू से कि कितने कट ऑफ जाएंगे. ठीक है, अराउंड 180 जाता है कट ऑफ. अच्छा, अगर 180 अराउंड कट ऑफ जाता है और इस बार का क्वेश्चन भी कोई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि अर्पणा का निकल जाएगा. ठीक है, क्योंकि 208 नंबर बहुत होता है. 208 नंबर इनफ होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में. इवन नेट में भी अगर 210 के आसपास नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि यू विल क्वालिफाई जीआरएफ. कभी कभी 220 भी चला जाता है कट ऑफ, बट 208, 210 इवन नेट के लिए मैं कह रहा हूँ तो इनफ होता है. तो सेट के लिए हमेशा कम ही होगा एज फार एज आई अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर बंगाल का देखो या फिर कर्नाटका का देखो, है ना, केरला का देखो, वो सब के कट ऑफ हमेशा यूजीसी नेट के आसपास ही होते हैं या कम ही होते हैं, है ना. तो शैल वी स्टार्ट? बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, वी कैन स्टार्ट नाउ. स्टार्ट करें? अच्छा, एक चीज़ और, वन मोर क्वेश्चन. समा वेरी गुड आफ्टरनून. अमृता वेरी गुड आफ्टरनून. चलो आ गए तुम लोग भी. अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि सर ग्रामर के लिए भी एमसीक्यू चाहिए. इन नेट आई स्कोर्ड 188 दिस टाइम ना. वन थिंग, ये जो है ना ग्रामर, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर फर्स्ट. ग्रामर में शुरुआत में टेंस है और मुझे याद नहीं कि कौन कौन से सिलेबस हैं, शायद ज़्यादा नहीं है. तो लेट मी नो कि मैं सोच रहा था वैसे भी ग्रामर पे वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इवन स्कूल के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जिनका ग्रामर थोड़ा वीक होता है.
and I'm pretty sure you guys have very good grammar understanding of grammar. तो मैं ग्रामर पे एक ओवरऑल जितने भी टॉपिक्स हैं उस पे एक वीडियो बना दूं, टेंस मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक, और उसके बाद किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस करूं. लेट मी नो इफ यू आर. एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, हाँ. कॉमन एरर्स, हाँ बीपीएससी में आता है. कॉमन एरर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इवन प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में, तो सेम ही रहेगा उसमें भी. तो मैं ना क्या करूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बीपीएससी और जेकेपीएससी का, क्योंकि हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, तो जो बीपीएससी और जेकेपीएससी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हुए, जैसे पहला टेंस है, तो टेंस बहुत कुछ है नहीं, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा टेंस. मैं बेसिक से एडवांस लेवल पे पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा, बेसिक भी पढ़ाऊंगा साथ में एडवांस भी पढ़ाऊंगा. हाँ, टेंस, नरेशन, एरर स्पॉटिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. मैं इन सारी चीज़ों पे कोशिश करता हूँ नेक्स्ट आने वाले वीक में. इस वीक में तो हम लोग यही करेंगे ना, क्रिटिज्म के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे, और नेक्स्ट वीक में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा ग्रामर हम लोग 1 वीक में खत्म कर ले, तो ग्रामर पे भी हमारा रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, तो ग्रामर भी हो गया, क्रिटिज्म भी हो गया, मैंने ड्रामा तो पढ़ाया ही था, मे भी होगा तो फिर पोइट्री पे चलेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यूज, शुरू करते हैं. ओके, लेट मी नो वंस द स्क्रीन इज विजिबल. क्लासिकल क्रिटिज्म हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, याद है किसी को? आई थिंक 53, क्वेश्चन नंबर 53 तक हो गया था, है ना? 53 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 54 होगा. क्वेश्चन नंबर 54 से हम लोग देखते हैं. चलो, वंडरफुल. एक मिनट, एक मिनट, मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, मैं थोड़ा कमेंट्स को ऑन कर लेता हूँ. जस्ट अ सेकंड, गिव मी 1 मोमेंट, मैं कमेंट्स को ऑन कर लेता हूँ ताकि मुझे कमेंट्स पता चलता रहे. ठीक है, तभी तो मैं कमेंट्स पढ़ पाऊंगा. यस, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, इन हिज कंपैरिजन ऑफ ट्रेजेडी एंड एपिक पोइट्री, Aristotle notes that tragedy is more economical because it uses less language, it has fewer characters, it achieves its effect in shorter time and with greater intensity, it has less complex plot. Question number 54, what would be the right answer? Saida, C. Okay, Amrita, C. Very good. Arpana, C. Arju, C. Wonderful. Prajakta, C. Ashna, C. Very good, very good. C is the correct answer. Question number 55. The concept of thought in Aristotle's poetics is closely related to diction, spectacle, rhetoric या फिर song. This is a very important question. Question number 55. The concept of thought in Aristotle's poetics is closely related to diction, spectacle, rhetoric, song. क्या होगा? 55. हाँ, 54 सबका सही है. Wonderful. 55. Thought. थॉट किससे रिलेटेड है? नाउ ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट. थॉट किससे रिलेटेड है? थॉट हमारा कहां से आता है? साइदा, सी. एनीवन एल्स? प्राजक्ता, सी. वेरी गुड. रेटोरिक हमेशा याद रखना, रेटोरिक, बिकॉज रेटोरिक के ऊपर ही इनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी बेस्ड है एरिस्टोटल की, है ना? C is the correct answer. Question number 56. The unity of action according to Aristotle means that a play should take place in a single location, occur within a single day, present a single, complete and unified action, या फिर have a single protagonist. ये जो unity of action है, unity of place, unity of time, unity of action. Please do remember, ये 3 unity की बात करता है एरिस्टोटल. तो कहता है कि ये जो unity of action है उसका क्या मतलब है? 56 का C. Very good, wonderful, wonderful. Present a single, complete and unified action. हाँ, C is the correct answer. Question number 57. Aristotle's concept of the tragic hero fall from a state of high renown is known as
पेरिपेटाया, कैटास्ट्रॉफी, हमर्शिया, एनाग्नोसिस। शायद मुझे लगता है कल भी ये क्वेश्चन किए थे, थोड़ा चेंज है या फिर सेम रिपीटेशन तो नहीं है लेकिन थोड़ा चेंज है शायद। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत इजी है, कल हमने किया था ये क्वेश्चन, एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड प्राजक्ता ए। पेरिपेटाया नहीं होगा, कल मैंने एक्सप्लेन किया था। कैटास्ट्रॉफी इज द राइट आंसर, है ना। कहता है स्टेट ऑफ हाई, मतलब वो डाउनफॉल की बात करता है। कहता है ट्रेजिक हीरो फॉल फ्रॉम द स्टेट ऑफ हाई, वो जो जहां से फॉल करता है तो वो कैटास्ट्रॉफी कहलाता है। बी इज द राइट आंसर, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट यस्टरडे। क्वेश्चन नंबर 58, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द प्लेराइट primarily task is to create memorable characters, compose beautiful language, construct a well made plot या फिर provide a moral lesson। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग प्ले राइट जो है उसका प्राइमरली टास्क पूछ रहा है। ये सारे टास्क हैं लेकिन प्राइमरली टास्क क्या है? यस, अर्पणा, आशना, वंडरफुल, राहिल, बी बी बी, वेरी गुड। सी, अच्छा कोई सी है, कोई बी है, कोई सी है, कोई बी है। ओके ओके ओके, नहीं ब्यूटीफुल लैंग्वेज की तो मतलब ही नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमेशा याद रखना। हम लोग 6 पढ़े थे ना, 6 बेसिक एलिमेंट्स, तो सबसे पहला बेसिक एलिमेंट में सबसे प्राइमरी एलिमेंट क्या है? प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी। तो ऑब्वियस ही बात है, राइट आंसर क्या होगा? प्लॉट वाला होगा ना, कंस्ट्रक्ट अ वेल मेड प्लॉट। प्राइमरली पूछ रहा है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे प्राइमरली जो सोल है ट्रेजेडी का वो प्लॉट है, तो सी वुड बी द राइट आंसर। यस, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी डिफाइंड बाय एरिस्टोटल। कैरेक्टर नहीं है, सेटिंग नहीं है, प्लॉट नहीं है, डिक्शन नहीं है, इसमें से कौन ऐसा 6 एलिमेंट है जिसके बारे में एरिस्टोटल बातें करते हैं और इसमें से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 59। प्राजक्ता बी, ओके, सायदा बी, अर्पणा, शमा, अर्जु, वंडरफुल। यस, बी इज द राइट आंसर, सेटिंग। बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें से सेटिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, एरिस्टोटल्स पोएटिक्स इज कंसिडर्ड एन एग्जांपल ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव क्रिटिज्म, डिस्क्रिप्टिव क्रिटिज्म, मोरलिस्टिक क्रिटिज्म या फिर हिस्टोरिकल क्रिटिज्म। हमने सबसे पहले क्लास में, याद करो, व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट क्रिटिसिज्म, द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्रिटिसिज्म होते हैं, है ना। इफ यू स्टिल डोंट नो तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखना आप लोग, तो दैट विल क्लेरिफाई। तो एरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है इज कंसिडर्ड एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, मोरलिस्टिक, हिस्टोरिकल। 60 का हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, सायदा, ओके। एनीवन एल्स? प्राजक्ता ए, ओके, सायदा डी, ऑलराइट, शमा का सी, ठीक है। एनीवन एल्स? अर्पणा राणा ए, ओके। देखो पहले समझते हैं, पहली चीज हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो इनके वर्क्स में ही पता चल रहा है कि हिस्ट्री और फिलॉसफी को वो ट्रेस कर रहा है और कह रहा है कि हिस्ट्री और फिलॉसफी से बेटर है पोइट्री। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ही डील्स विद पोइट्री के सेक्शन को डील करता है, उसके एस्थेटिक एस्पेक्ट को डील करता है। तो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म तो होगा नहीं, क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर तो उसने कोई डिफिनेशन दिया ही नहीं है। एंड देन कम्स द मोरलिस्टिक क्रिटिसिज्म, ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्लेटो मोरल फिलोसफर थे, है ना। प्लेटो मोरालिटी के ऊपर, प्लेटो क्या कहते हैं, रैशनैलिटी के ऊपर लिख रहे थे, है ना। तो मोरलिस्टिक क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म, बी इज द करेक्ट आंसर। डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि उसने पढ़ा, इन डेप्थ एनालिसिस की, ऐसे अपने मन से उन्होंने कुछ भी नहीं बोल दिया, उन्होंने इन डेप्थ एनालिसिस की वर्क्स को पढ़ा, जैसे प्लेटो ने पढ़ा था। प्लेटो के भी डिस्क्रिप्टिव ही है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव प्लस मोरलिस्टिक दोनों आएगा प्लेटो में, लेकिन यहाँ पे प्योरली डिस्क्रिप्टिव है, बिकॉज ही रेड द वर्क्स ऑफ द आर्टिस्ट, चाहे वो सोफोक्लिस की बात हो, चाहे बोकाशियो की बात, ऐसे बोकाशियो तो बाद में आए थे, तो जितने भी होमर हो गए, सोफोक्लिस हो गए, इन लोगों को उन्होंने पढ़ा, एंड देन ही मेड अ स्टेटमेंट कि हाँ, पोइट्री को किस तरह से होना चाहिए, पोइट्री किस तरह से लिखी जानी चाहिए, किस तरह की यूनिटी को फॉलो करनी चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एरिस्टोटल्स डिफेंस ऑफ पोइट्री इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सर्व्स एन इंपॉर्टेंट पर्पस, व्हिच इज entertain and amuse, provide historical information, provide a means of understanding universal truth
थ्रू इमिटेशन और प्रमोट पॉलिटिकल आइडियल्स? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बट इट्स एन इजी क्वेश्चन. ओके, हाँ, वेरी गुड. यस, 61, आशना, शमा, अर्पणा, राहिल, सबके सही है. वंडरफुल. सी इज द राइट आंसर. बस वर्ड को याद रखना है. ही ऑलवेज डील्स विद यूनिवर्सैलिटी. जो चीज यूनिवर्सली ट्रुथ होगी उसको डील करता है पोइट्री अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. बस इतना याद रखना है. बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे. अगर इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. और एक फिलोसॉफिकली भी समझ आएगा कि जब कोई चीज यूनिवर्सैलिटी ट्रुथ होता है, यूनिवर्सली ट्रुथ होता है, यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड होता है. जैसे कांट की एक फिलॉसफी है, कांट के एस्थेटिक में कांट का एक बुक है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन. मैंने उसको जब पढ़ा था तो उसमें मैंने क्रिटिसिज्म भी लिखा था. अमेजोन पे उसकी रिव्यू भी डाली हुई है और वो सबसे फेमस रिव्यू है अमेजोन पे. इफ यू सिंपली सर्च क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन बाय इमैनुअल कांट, तो उसका जो सबसे फेमस कमेंट है वो मेरा ही कमेंट है. सबसे ज्यादा लाइक्स मुझे ही मिले हुए हैं. तो उसमें उन्होंने बात करी है कि इवन जो चोर जो है ना, थिफ भी जो चोरी करता है ना, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ उसने बहुत सारे, खैर इसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. लेकिन इवेंचुअली वो भी कहता है यूनिवर्सली जो चीज एक्सेप्टेड है उसी के बेसिस पे हम ट्रूथ को भी डिफाइन करते हैं. बट ओवरऑल बेसिक चीज वही कहता है कांट. तो यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में सारे फिलोसफर्स तो यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में ही बातें करेंगे ना. नेक्स्ट 62, द टर्म फॉर द विजुअल एलिमेंट ऑफ द प्ले ऑफ अ प्ले इंक्लूडिंग कॉस्ट्यूम्स एंड सीनरी इज मिथोस, ऑप्सिस, मेलोस या लेक्सस. क्वेश्चन नंबर 62, कॉस्ट्यूम्स एंड सीनरी के लिए. यस, वेरी गुड. बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्सिस. बी इज द करेक्ट आंसर. एक मिनट, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 63 कहता है एरिस्टोटल्स कंसिडर्ड विच टाइप ऑफ प्लॉट टू बी द बेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग कैथारसिस? अ प्लॉट विद अ सिंपल एक्शन, एन एपिसोडिक प्लॉट, अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट विद both peripeteia and anagnorisis, या फिर a plot that follows a single character's life. Question number 63. Okay, very good. C. Anyone else? Yes, C is the correct answer. Question number 64. Aristotle's Poetics. Yes, सबके सही हैं. Wonderful. Question number 64. Aristotle's Poetics is one of the earliest example of a work of philosophy, a political manifesto, a systematic work of literary theory, या फिर a work of history. Question number 64. एरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 64 का ए, आशना का ए है. एनीवन एल्स? शमा सी, सायदा ए. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए इज नॉट द राइट आंसर. इट इज नॉट अ वर्क ऑफ फिलोसफी. जब हम लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं तो सबसे पहला मैनिफेस्टेशन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क अगर कोई है तो वो पोएटिक्स है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म का. तो वैसे भी पोएटिक्स को कंसीडर किया जाता है द फर्स्ट क्रिटिकल वर्क, द फर्स्ट थियोरेटिकल वर्क एवर रिटन फॉर द आर्ट या फिर लिटरेचर. ठीक है, तो पॉलिटिक मैनिफेस्टो भी नहीं है ये, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करता वो. तो सिस्टमैटिक वर्क ऑफ लिटरेरी थ्योरी सबसे पहला प्राइम एग्जांपल है. यहीं से थ्योरी की शुरुआत होती है, प्लेटो से नहीं होती. प्लेटो तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, वो फिलोसॉफिकल है, वर्क ऑफ फिलोसफी है. वो ऑन द बेसिस ऑफ द फिलोसॉफिकल वर्क वो क्रिटिसाइज करता है पोइट्स को. लेकिन पहली बार एरिस्टोटल जो होते हैं, उसके जो स्टूडेंट एरिस्टोटल होता है, उसने एक मैनिफेस्टेशन किया. उसने पोइट्री के ऊपर, मतलब पोइट्री सिर्फ पोइट्री नहीं बल्कि एपिक, ट्रेजेडी, इवन कॉमेडी, जो कि हमारे पास नहीं है, कॉमेडी लॉस्ट हो चुका है ना. तो सिस्टमैटिक वर्क ऑफ लिटरेरी थ्योरी. सी इज द राइट आंसर. वंडरफुल. Question number 65. According to Aristotle, a tragic hero, which is a flaw, a tragic hero's flaw, hamartia, is often result of a moral failing, ignorance or a mistake, and evil nature, या फिर a lack of intelligence. ये जो ट्रैजिक हीरो है उसके अंदर जो फ्लॉ होता है, हमर्सिया जो आता है, ये ऑफन किस वजह से होता है? मोरल फेलिंग की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, एविल की वजह से, या फिर लैक ऑफ इंटेलिजेंस की वजह से. 65 का ए. ओके, मोरल फेलिंग. प्राजक्ता बी, आशना बी, शमा ए. अगेन ए कैन नॉट बी द राइट आंसर. क्यों नहीं होगा? मोरल फेलिंग नहीं है वहां पे उसने मिस्टेक कर दिया.
उसने एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट दिया है कि मिस्टेक हमर्शिया होता है कैरेक्टर के मिस्टेक की वजह से, अननोइंग मिस्टेक की वजह से, अननोइंगली वो मिस्टेक कर जाता है, तो इग्नोरेंस और मिस्टेक की वजह से, है ना। जैसे अगर हम पढ़ेंगे शेक्सपियर का कोई भी वर्क ले लेते हैं, किंग लियर ले लेते हैं, जैसे किंग लियर, तो किंग लियर को नहीं पता होता है कि अगर वो तीनों बेटियों में इक्वल डिवीजन का लैंड का तो आगे क्या होगा, या फिर उसने दो बेटियों को, जो दो बड़ी बेटी है उसको पूरा का पूरा आधा आधा डिवीजन कर दिया और छोटी बेटी जो कॉर्डिलिया होती है उसको नहीं देता है, और इसे नहीं पता है कि वो बहुत बड़ा फेटल मिस्टेक करने वाला है, तो इसी को बोला गया मिस्टेक। मिस्टेक वर्ड हमेशा याद रखना है। उसने बोला ही है हमर्शिया आता है क्योंकि कैरेक्टर जो है वो मोरल कैरेक्टर है, जितने भी कैरेक्टर होंगे वो मोरल होंगे, है ना। फ्लैटरी, फ्लैटरी वाज द फ्लॉ, हाँ यस, वहां पे फ्लैटरी वाज द फ्लॉ किंग लियर के अंदर। तो हमेशा मिस्टेक होता है इग्नोरेंस की वजह से या फिर किसी न किसी गलत मिस्टेक की वजह से। जैसे एडिपस रेक्स हमने कल यूजीसी नेट की क्लास में पढ़ा था, तो एडिपस रेक्स में भी क्या था, उसे नहीं पता था, एडिपस को नहीं पता था कि ही हैज किल्ड हिज ओन फादर, और वो खुद ही अपनी मदर से शादी कर लिया, है ना, उसके कुछ भी नहीं पता था, तो वो मिस्टेक था उसका, इग्नोरेंस था उसका, ठीक है, ट्रूथ को नहीं जानना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है Horace's most famous work of literary criticism is titled Poetics, On the Sublime, Ars Poetica या फिर Satires। हॉरेस जो थे उनका जो सबसे फेमस लिटरेरी क्रिटिसिज्म है वो क्या है। अच्छा एक चीज और, हॉरेस कौन थे, ग्रेको रोमन थे, ग्रेको रोमन, ठीक है। 66 का राइट आंसर क्या होगा, हॉरेस का सबसे फेमस वर्क, आशना सी, अर्पणा सी, वेरी गुड, वंडरफुल, हाँ राहिल, आर्स पोइटिका, वंडरफुल, सी इज द करेक्ट आंसर, आर्स पोइटिका, है ना, आर्ट ऑफ पोइट्री भी जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, हॉरेस फेमस फ्रेज प्रोडेस इट delector means that the purpose of poetry is to instruct and entertain, teach and to please, instruct and to persuade या फिर amuse and to enlighten। ये जो मीनिंग है पर्पस ऑफ पोइट्री, जिसको उसने बोला प्रोडेस इट, ये एक्चुअली ग्रीक टर्म है, इसकी क्या मीनिंग है। अर्पणा ए, 67 का ए, अच्छा सबका ए आ रहा है, आशना का भी ए आ रहा है। ओके, लग रहा है कि ए भी सही है ना। पहली चीज तो इसमें हम लोग एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अम्यूज एंड डिलाइट एंड इनलाइटन, इनलाइटन के बारे में बात नहीं करता, डायरेक्ट वर्ड यूज नहीं किया है, परसुएड भी यूज नहीं किया उसने, टीच एंड टू प्लीज और इंस्ट्रक्ट एंड इंटरटेन, यहाँ पे क्या इंटरटेनमेंट बोल रहा है वर्ड, इंस्ट्रक्ट तो सही है, मान सकते हैं कि टीच हो गया, इंस्ट्रक्ट का मतलब भी टीच हो गया, और दूसरा है प्लीज, एक्चुअली बी इज द राइट आंसर, यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, टीच एंड प्लीज, है ना। अगर टीच एंड डिलाइट भी होता यहाँ पे तब भी ये करेक्ट आंसर होता, इंस्ट्रक्ट एंड इंटरटेन नहीं होगा, ठीक है। ए इज नॉट द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, Horace's criticism is generally considered to be descriptive, formal and analytical, prescriptive and didactic, moral and philosophical। हॉरेस का जो क्रिटिसिज्म है इज जनरली कंसिडर्ड टू बी, क्वेश्चन नंबर 68, हॉरेस का जो क्रिटिसिज्म है वो जनरली इट इज कंसिडर्ड टू बी, क्वेश्चन नंबर 68 क्या डिस्क्रिप्टिव है, हिस्टोरिकल है, फॉर्मल है, एनालिटिक है, प्रिस्क्रिप्टिव है, डायडेक्टिक है, मोरल है, फिलोसॉफिकल है। नो वन थिंक, ओके, अर्पणा का सिर्फ आंसर आया है सी, आशना सी, ओके, पल्लवी नमस्कार गुरुजी, ओके 68 का सी, अर्पणा, आशना, प्राजक्ता, हाँ राइट आंसर क्या होगा, प्रिस्क्रिप्टिव एंड डायडेक्टिक। क्यों प्रिस्क्रिप्टिव, मतलब प्रिस्क्राइब करना,
प्रिस्क्राइब करना, एक तरह से बताना लोगों को कि किस तरह से पोइट्री होनी चाहिए, और डायडेक्टिक वही है, टीच करना, मोरल लेसन टीच करना। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 68 का सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मोरल तो होगा नहीं, क्योंकि मोरल के बारे में ये बात नहीं करता, प्लेटो मोरल के बारे में बातें करता है। मोरल और फिलोसॉफिकल प्लेटो में हो जाएगा, है ना। Next question, 69. The principle of decorum in Horace's Ars Poetica states that a poet should always be well-mannered, a poem should be highly decorative, the style and language of a work should be appropriate to its subject matter and character, या फिर a poet should always write a single consistent style. Question number 69. Shama, C. Okay, anyone else? Rahil, okay. Anyone else? Prajakta, C. Okay. Yes, C is the right answer. Style and language of work should be appropriate, proper manner में, या फिर to its subject matter और उसके character के, ठीक है। C is the right answer. Question number 70. The phrase ut picture, देखो ये UGC नेट का क्वेश्चन है, मैं फिर से वार्न कर रहा हूँ, UGC नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा लाइटली नहीं लेना है। The phrase ut pictura poesy attributed to Horace means a poem should be beautiful as painting, as is painting so is poetry, painting is superior to poetry, या फिर a poet should be a painter with words. Question number 70. This is a UGC net question. Net question पूछ चुका ये जो फ्रेज है ut pictura poesis which is attributed to Horace, उसका मतलब क्या है? Question number 70. 70 का B. Rahil, B. Anyone else? Arju, B. Okay. Shama, Ashna. Okay. As is painting, so is poetry. Yes, B is the right answer. जिसने भी B, हाँ, बहुतों का A है, A नहीं होगा राइट आंसर। इसका मतलब ही है, फ्रेज का मतलब ये as is painting, so is poetry. B is the correct answer, और ये UGC नेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि स्टेट लेवल के एग्जाम्स में कभी कभी UGC नेट के डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे देता है। क्वेश्चन में 71 कहता है Horace's Ars Poetica is as addressed to the Roman Senate, the Emperor Augustus, a young poet, या फिर a general public? To a general public. क्या होगा 71 का? Okay, A. Ashna, A. Sorry, Arpana, A. Anyone else? Roman Senate. Okay. Ashna भी A, शमा भी A. नहीं, वो यंग पोएट को डिनोट करके लिखता है, ए नहीं होगा, सी होगा राइट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट ए, ठीक है। यंग पोएट को एड्रेस करके वो बोलता है पिशो, सॉरी, सी आई थिंक, हाँ, सी इज द राइट आंसर। यंग पोएट को बोल के करता है वो। Question number 72. Horace's advice to poets is to choose a subject that is new and original, suitable to their talents, morally instructive, या फिर entertaining to all. हाँ, रोमन ग्रीक मैंने बोला था, मैंने रोमन ग्रीक राइटर था ना वो, मतलब उस समय ग्रेको रोमन पीरियड चल रहा था, तो ग्रेको रोमन पीरियड के ऑथर हैं ये, मैंने ये बोला था। मैंने ये नहीं बोला था कि रोमन सेनेट को उसने एड्रेस करके, एड्रेस करने का मतलब है कि डेडिकेट किसको कर रहे हैं, किसको डेडिकेट करके हम लिख रहे हैं, वो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72. इसलिए वहां से रिलेट कर ली, कोई नहीं, इट्स ऑलराइट। ओके, पल्लवी, शी, एनीवन एल्स? आशना 72 का बी, ओके, एनीवन एल्स? कुछ के सी आ रहे हैं, कुछ के बी आ रहे हैं। आरजू, सी, ओके, एनीवन एल्स? सी और बी मिक्स आ रहे हैं। 72 मोरली इंस्ट्रक्टिव और सूटेबल टू देयर टैलेंट्स, ये दोनों सबसे ज्यादा आ रहा है।
डी भी आ रहा है, इंटरटेनिंग टू ऑल तो होना नहीं है, डी नहीं होगा, न्यू एंड ओरिजिनल ये भी नहीं है, राइट आंसर बी होगा, सुटेबल टू देयर टैलेंट्स। क्या है हॉरेस का जो एडवाइस है, थिंक अबाउट, सोचो क्वेश्चन, रीड, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कहता है हॉरेस के अनुसार एडवाइस क्या देता है टू पोएट्स इज टू चूज अ सब्जेक्ट दैट इज, मतलब पोएट के लिए एडवाइस क्या है, एडवाइजरी क्या दिया है, ये नहीं दिया कि मोरली इंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, बल्कि अपने नॉलेज के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार किसी भी टॉपिक्स को चूज करना है। तो टैलेंट के अनुसार सुटेबल होना चाहिए, सुटेबल टू देयर टैलेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट दे शुड चूज एनी पर्टिकुलर थीम जिसके ऊपर वो लिखना चाहता है। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, हॉरेस's वर्क emphasizes the importance of a poet। पोएट का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, डिवाइन इंस्पिरेशन है, हार्ड वर्क एंड टेक्निकल स्किल, या फिर इनर जीनियस, या फिर पॉलिटिकल कनेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 क्वाइट इजी है। प्राजक्ता बहुत दिन बाद देख रही, बहुत पढ़ती हूँ दिन भर घर में। ओके, शमा बी। ओके, एनीवन एल्स? 73 शमा का बी है, एनीवन एल्स? प्राजक्ता बी, वेरी गुड। पल्लवी बी, आशना बी, हाँ हाँ, वेरी गुड, हार्ड वर्क एंड टेक्निकल स्किल, बी इज द राइट आंसर, वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है हॉरेस's criticism is often contrasted with that of Aristotle because it is moral, it is more formal, more descriptive, more concerned with rules and practical advices, या फिर more focused on the nature of genius। हॉरेस की जो क्रिटिसिज्म है वो हमेशा कॉन्ट्रास्ट किया जाता है एरिस्टोटल से, क्यों? वंडरफुल, बी इज द राइट आंसर प्रीवियस का। 74, क्वेश्चन नंबर 74, सी, शमा सी। ओके, यस, सी इज द राइट आंसर, मोर कंसर्न विथ रूल्स एंड प्रैक्टिकल एडवाइसेस, एडवाइस पे एडवाइस दे रहा था, है ना? सी इज द करेक्ट आंसर, वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है हॉरेस's आर्स पोएटिका इज स्ट्रक्चर्ड एज अ फॉर्मल एसे, फिलोसॉफिकल डायलॉग, पोएम इन हेक्सामीटर वर्स, प्रोज। इससे मिला जुला क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा है। हॉरेस का जो आर्स पोएटिका है किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, फॉर्मल एसे की तरह स्ट्रक्चर्ड है, फिलोसॉफिकल डायलॉग की तरह स्ट्रक्चर्ड है, पोएम इन हेक्सामीटर वर्स में लिखी हुई है, या फिर प्रोज ट्रेटिस की तरह स्ट्रक्चर्ड है? ओके, एनीवन एल्स? फिलोसॉफिकल डायलॉग, ओके, शमा बी, एनीवन एल्स? बी नहीं, सी होगा राइट आंसर, हेक्सामीटर वर्स में लिखा गया है, हेक्सामीटर वर्स में लिखा गया है। ठीक है, हॉरेस वाज नॉट अ फिलोसोफर। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है हॉरेस सजेस्ट दैट अ राइटर्स वर्क मस्ट बी रिवाइज्ड एंड रिफाइंड फॉर हाउ लॉन्ग बिफोर इट इज पब्लिश्ड, 1 ईयर, 5 ईयर, 9 ईयर, 10 ईयर? कितने साल तक वो कहता है कि राइटर को अपनी बुक को लिख के रखना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, और बाद में जाके पब्लिश करनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 76, ये बहुत पहले यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं वही क्वेश्चन को बता रहा हूँ जो पूछा गया है, जो सच में पूछा गया है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कितने सालों के लिए कहता है वो? आशना 76 का डी, ओके, 10 ईयर। एनीवन एल्स? शमा डी, आरजू डी, ओके, प्राजक्ता सी, राहिल सी, ओके, सी और डी आ रहे हैं आंसर्स। अर्पणा का आंसर नहीं आ रहा, 10 ईयर्स नहीं होगा, 9 ईयर्स, सी, 9 साल तक कहता है रखने के लिए, उसके बाद कहता है वो पब्लिश करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, द आइडियल पोएट अकॉर्डिंग टू हॉरेस इज वन हु कंबाइंस genius and inspiration, natural genius and a mastery of Greek models, hard work and divine madness, technical skills and focus on political themes। क्वेश्चन नंबर 77,
द आइडियल पोएट अकॉर्डिंग टू हॉरेस इज हु, जो कंबाइन करता है वो क्या करता है? क्षमा बी, अर्पणा बी, पल्लवी बी, ओके, प्राजक्ता बी. Yes, very good. B is the correct answer. Natural genius and a mastery of Greek models. B is the correct answer. Question number 78. Horace's literary criticism is often associated with which literary period? Romanticism, Classicism, Renaissance, Neoclassicism. ये जो हॉरेस के लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ऑफन एसोसिएटेड विथ व्हिच लिटरेरी पीरियड? काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो सबका हो जाना चाहिए सही. बी. वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर. क्लासिकल. क्लासिकल में भी ग्रेको रोमन, उसमें रोमन और ग्रीक का वो चल रहा था. क्वेश्चन नंबर 79. Horace's advice to poets regarding to the use of word is to invent new word, use old word with care and avoid obscurity, use complex and ornate language, या फिर use simple everyday language. Question number 79. Question number 79. Ashna A, okay. Pallavi she, okay. Anyone else? हॉरेस के अनुसार पोएट को किस तरह का वर्ड यूज करना चाहिए? क्षमा, अर्पणा बी. यस, बी इज द राइट आंसर. यूज ओल्ड वर्ड्स विथ केयर एंड अवॉइड ऑब्सक्यूरिटी. ठीक है, बी इज द राइट आंसर. बहुत सारा एडवाइस दिया था हॉरेस ने. क्वेश्चन नंबर 80. इसलिए परहैप्स हॉरेस को उतना ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा कोई एडवाइस देने लगता है तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं पीछे, है ना. क्वेश्चन नंबर 80. द फ्रेज इन मीडियास रेस in the middle of the thing is a narrative technique famously recommended by Horace for all poems, literary poetry, epic poetry या फिर tragedy. यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं. एक तो ये बनेगा, ये जो फ्रेज है मिडायस रेस, इसका क्या मतलब है? तो इसका मीनिंग है इन द मिडिल ऑफ थिंग्स, which is a narrative technique famously recommended by Horace for all poems, lyrical poetry, epic poetry या फिर tragedy के लिए. 80 के लिए क्या होगा? 80 का राइट आंसर सी. आशना सी, अर्पणा सी, वेरी गुड. क्षमा बी, बी नहीं, सी एपिक पोइट्री के लिए. सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 80 कहता है हॉरेस का आर्ट पोइटिका इज कंसिडर्ड अ वर्क ऑफ फिलोसॉफिकल एनालिसिस, डायरेक्टिक क्रिटिसिज्म, इंप्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म या फिर हिस्टोरिकल एनालिसिस. अभी हमने किया था सिमिलर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 81. Arpana B, okay, B. Anyone else? आशना A. अभी भी गलत हो रहा है ये. आशना फिलोसॉफिकल नहीं है. It's not a philosophical analysis. राइट, एपिक पोइट्री, प्रीवियस का एपिक पोइट्री. अच्छा सर, बी लिखा है मैंने, ओह सॉरी. हाँ, बी, सॉरी, डायरेक्टिक क्रिटिसिज्म. बी इज द करेक्ट. डायरेक्टिक मतलब टीच करना. सॉरी. Question number 82. Horace's discussion of the importance of Greek models for Roman poet is an example of his emphasis on originality, imitation, invention या फिर spontaneity. Question number 82. Question number 82. 81 का B. हाँ, 81 का B. 82. Question number 82. Horace's discussion of the importance of Greek models for Roman poets is an example of his emphasis on originality पे emphasis करता है वो, imitation पे करता है, invention पे करता है या spontaneity पे करता है? Yes, imitation is the correct answer. B is the correct answer. ठीक है, imitation पे करता है वो. 83. हर कोई प्लेटो और एरिस्टोटल से ही इंस्पायर्ड था. इवेंचुअली प्लेटो से इंस्पायर्ड था, प्लेटो के माइमेसिस थ्योरी पे. The purpose of a chorus in a play, according to Horace, is to sing song, provide comic relief, be a moral guide, and an active part of the plot, या फिर entertain the audience. Question 83. ये जो chorus है जिसका काम होता है गाना भी, तो the chorus of the play, according to Horace, is
सी, वेरी गुड। 83 का सी, सबका सही है। आशना, अर्पणा, अमृता, क्षमा, प्राजक्ता, वेरी गुड। सी इज द राइट आंसर। बी अ मोरल गाइड एंड एन एक्टिव पार्ट ऑफ द प्लॉट, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 कहते हैं इन आर्स पोइटिका हॉरेस एडवाइसेस प्लेराइट्स टू हैव नो मोर देन हाउ मेनी कैरेक्टर्स स्पीकिंग एट वंस, 2 3 4 5। मतलब वो एडवाइस देता है कि प्लेराइट के मतलब जब प्लेराइट कोई प्ले लिख रहा होता है तो कितने कैरेक्टर को एक साथ बोलना होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देख लो, एडवाइस पे एडवाइस दे रहा है, एडवाइस पे एडवाइस दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 बी, प्राजक्ता बी, आरजू ए नहीं बी, बी इज द राइट आंसर। 3 को बोलता है वो, 3। क्वेश्चन नंबर 85 Horace's Ars Poetica is a work that can be described as a practical guide for philosophers, orators, writers, politicians. Question number 85 B, but it's a guess. हाँ, B was the correct answer. पिछले का B था right answer. 3. Question number 85 Shama A. Anyone else? Horace's Ars Poetica is a work that can be described as a practical guide for philosophers, orators, writers, politicians. Arpana B, Shama A, Ashna B. Okay, anyone else? हाँ, फिलोसफर्स के लिए तो था ही नहीं, पॉलिटिशियंस के लिए भी था नहीं। अब क्वेश्चन आ रहा है सी या फिर बी, तो सी भी नहीं है। राइटर्स के लिए उसने नहीं दिया, बल्कि ओरेटर्स के लिए दिया था बी। मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड हो सकता है ओरेटर के लिए। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 Longinus's work on the sublime is a treatise on the rule of rhetoric, the qualities that elevate a work of literature to greatness, the art of tragedy, या फिर the importance of moral instruction. Now we come to the Longinus, again another Roman critic जिन्होंने वर्क लिया था on the sublime is a treatise on 86 का बी, क्षमा बी, आरजू प्राजक्ता, सबके बी हैं, वेरी गुड। द क्वालिटीज दैट एलिवेट अ वर्क ऑफ लिटरेचर टू ग्रेटनेस। अभी रिसेंटली मैंने इस पे ना शॉर्ट 2 या 3 मिनट का मैंने रील्स बनाए थे ऑन दी सबलाइम के ऊपर, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट इज सबलाइम, और सबलाइम के पीछे 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज उसने बोला था, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। इफ यू हैवंट सीन इट देन यू कैन वॉच इट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, वहां से पूरा का पूरा सबलाइम लॉन्जिनस का समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉन्जिनस द सबलाइम इन लिटरेचर इज अचीव्ड थ्रू rational argument and logical proof, emotional manipulation, a powerful emotional and intellectual effect on the reader, या फिर a strict adherence to the form. Question में 87. Yes, 86 का B correct answer है। 87 C, आशना, अर्पणा, आरजू का B, ओके, प्राजक्ता, क्षमा C। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन में 87 का? अब पावरफुल, अच्छा बी, किसी का इमोशनल मैनिपुलेशन था ना, बी किसका था? आरजू का था, बी नहीं होगा राइट आंसर। अब पावरफुल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इफेक्ट ऑन द रीडर, सी इज द राइट आंसर, है ना। ये जो सबलाइम है ना, सबलाइम बेसिकली क्या है ना कि एक तरह से ये इफेक्ट होता है रीडर के ऊपर, जिसमें फियर भी होगा, ऑ भी होगा। जैसे मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा देर के लिए समझा देता हूँ। सपोज जब हम कोई चीज को पढ़ते हैं, किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं, तो एक फीलिंग आता है ना कि वाओ आई हैव नेवर रेड एनीथिंग लाइक दिस। ये जो फीलिंग है कि वाओ आई हैव नेवर रेड एनीथिंग लाइक दिस, या फिर जब हम किसी मूवी को देखते हैं, तो मूवी देखने के बाद नहीं आता अंदर से कि वाओ व्हाट अ वंडरफुल फिल्म। हर मूवी के लिए नहीं आता, लेकिन सम मूवीज के लिए हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि वाओ क्या मैंने देख लिया। तो दैट वाओ जो है ना, उसी को बोला गया है सबलाइम, जो कि एलिवेट कर देता है हमारे थॉट को। तो ये जो एलिवेशन ऑफ थॉट है, सिंपल देखो, सब में सबलाइम की मीनिंग अलग अलग है। इमैनुअल कांट के अनुसार सबलाइम की मीनिंग अलग है, एडमंड बर्ग के अनुसार सबलाइम की मीनिंग अलग है, या फिर जब हम लॉन्जाइनस के अनुसार पढ़ेंगे तो सबलाइम की मीनिंग अलग है। तो डिफरेंस हियर इज कि जब लॉन्जाइनस बात करता है सबलाइम का, तो वो ग्रीक से इंस्पायर्ड है। तो ग्रीक का उसका मतलब होता है कि हाइट, सबलाइम का मीनिंग ये हाइट। तो हाइट मतलब एलिवेशन, ऊपर। तो कोई चीज को एलिवेट करने के लिए हम सबलाइम को यूज करते हैं, मतलब किसी भी लिटरेरी वर्क को
स्पेशली जब हम लिटरेचर लिख रहे होते हैं या आर्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, पोइट्री क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसके रिचनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे उसमें डिक्शन भी यूज होता है, बहुत सारी चीजें यूज होता है, वो कहता है ना, लोगों के अंदर पैशन होना चाहिए, वो भी कहता है वो। तो ये सारी चीजें क्या करता है, एक हाइट क्रिएट करता है एक पोइट का, है ना, एक पोइट्री की लिटरेरी वर्क का हाइट बनाता है, मतलब उसको एलिवेट करता है, उसी को बोला गया है, ठीक है, जो कि इफेक्ट है, रीडर के ऊपर इफेक्ट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88, the five principal source of the sublime identified by the Longinus are grandeur of thought, noble diction, figure of speech, emotional content, and moral virtue. Option B, grandeur of thought, strong emotions, figure of speech, noble diction, and dignified word arrangement, imagination, inspiration, diction, plot, and character, truth, beauty, emotion, morality, and knowledge. Question number 88. सर 86 का बी लिखा था ऊपर, 86 का बी सर, ओके, अच्छा 86 का भी था, ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, कोई नहीं। क्वेश्चन में 88 का भी, मैंने इस पे रील्स बनाए थे, छोटे से रील्स बनाए थे, कभी कभी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रील्स बना देता हूँ, तो यू शुड वॉच इट, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। और मैं जब भी रील बनाता हूँ ना, दो ही चीज़ पे बनाता हूँ, मैं फालतू चीज़ पे रील नहीं बनाता, या तो मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया हो, या मैंने कुछ फील किया हो, या मुझे कुछ शेयर करने का मन हो, उसके ऊपर बनाता हूँ। और दूसरा सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म पे बनाता हूँ। मेरे जितने भी रील्स हैं ना, आई थिंक आई हैव अपलोडेड मोर देन 50 और 60 रील्स until now. So if you watch all those reels, I'm pretty sure you would be able to understand so many literary terms, क्योंकि उसमें मैं सिर्फ टर्म्स को ही डिफाइन कर रहा हूँ, लिटरेचर को ही डिफाइन, मतलब लिटरेचर से नहीं बनाता हूँ मैं, ऑथर से नहीं बनाता हूँ मैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म से, लिटरेरी थ्योरी से, लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, या फिर जो मेरा पर्सनल व्यू होता है किसी चीज के ऊपर, उसके ऊपर मैं बनाता हूँ। तो यू शुड वॉच, आज घर जाके ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम प्रीटी श्योर दैट इट वोंट बी योर वेस्ट ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी, जब मैं कहता हूँ तो यू शुड ट्रस्ट। तो जब भी यू विल वॉच माई वीडियोज, स्पेशली जो रील्स वाले वीडियोज हैं, सारे के सारे रील्स में ना सिर्फ लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के हैं, और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है ना। तो 88 का राइट आंसर क्या होगा, बी। किसी का आंसर, किसी ने आंसर नहीं दिया था, ओके, अच्छा आंसर आया था, आरजू का आया था, प्रोजेक्ट, अच्छा सबके आंसर आए हुए, बी है, ग्रैंडियर ऑफ थॉट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पहले बोलते थॉट बहुत ग्रैंडियर होना चाहिए, फिर इमोशन हमारा पैशन होना चाहिए, फिर फिगर ऑफ स्पीच का यूज करना चाहिए, लिटरेरी डिवाइसेस जैसे मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, है ना, ऑनोमेटोपिया, इन सारी चीजों का, फिर डिक्शन, नोबल डिक्शन होना चाहिए, प्रॉपर यूज ऑफ, है ना, फिर डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट, जो वर्ड का जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सबके सही है। क्वेश्चन नंबर 89 कहते हैं कि Longinus argues that the effect of the sublime on a reader is not merely persuasion but knowledge, transport or ecstasy, moral enlightenment या फिर aesthetic pleasure। क्या होगा राइट आंसर 89? अगेन वेरी मतलब इजी ही है, Longinus argues, ओके, आशना 89 का डी, ऑलराइट, अर्पणा बी। Reread the question. Longinus argues that the effect of the sublime, sublime का जो इफेक्ट है, इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है, किसके ऊपर, on a reader is not merely persuasion but knowledge, transport, moral, aesthetic pleasure। डी, ओके, शमा डी, बी, सब आ रहे हैं, ए छोड़ के बाद बाकी सब आ रहे हैं। देखो एस्थेटिक प्लेजर नहीं होगा, एस्थेटिक प्लेजर रीडर के ऊपर जो इफेक्ट है सब्लाइम का, वो सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक प्लेजर के लिए नहीं है, ना ही मोरल इनलाइटनमेंट के लिए है। सब्लिमिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है मोरालिटी से। तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट और एक्सटेसी, विच मीन्स कि जब रीडर उसको पढ़ेगा तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मतलब उसकी जो थॉट है ना वो एलिवेट हो जाएगा, ट्रांसेंड जिसको कहते हैं ना, द ट्रांसेंडेंस जो कहते हैं कि हमारा जो थॉट है वो ट्रांसेंड कर गया नेचर में, हमारा थॉट है जो ट्रांसेंड कर गया किसी आउटर वर्ल्ड में, ऐसा लग रहा है जैसे हम एक्सटेसी फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वी आर सो हैप्पी, है ना। तो वो कहता है ट्रांसपोर्ट हो जाना या एक्सटेसी में चले जाना, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इट सीम्स लाइक शमा यू हैवंट सीन माय वीडियो, है ना, मैंने ग्रुप में भेजा था, नेट वाले क्लास के ग्रुप में भी मैंने भेजा था, वो जो मैंने रील बनाया था इस पे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सटेसी फील कराता है ना। क्वेश्चन नंबर 90, यस, क्वेश्चन नंबर 90, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्लाइम फॉर लॉन्जाइनस इज अ क्वालिटी दैट is purely a matter of technical skill,
can only be achieved by a few gifted geniuses, can be a product of both innate genius and technical skill, या फिर is purely a matter of inspiration. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सब्लाइम है लॉन्जाइनस के अनुसार ये किस तरह की क्वालिटी है? क्वेश्चन नंबर 90. The concept of sublime according to Longinus is a quality that purely matter on technical skill, या फिर achieved by a few gifted genius, कुछ लोगों के पास ही हो सकता है, या फिर it is a product of both innate genius या फिर technical skill, या फिर it is a matter of inspiration. Amrita 5. Okay. C. Ashna, Shama, Arpana, Prajakta, Rahil. हाँ, yes, very good. C is the correct answer. सबके सही हैं. C is the right answer. मुझे लगता है चश्मा चेंज कराना पड़ेगा. Okay. Question number 91. 91 कहता है कि Longinus' criticism is often seen as a precursor to which literary moment? Neoclassical, Romanticism, Realism या फिर Modernism. ये जो Longinus का criticism है, it is often seen as a precursor to which literary moment? कौन से literary moment का precursor है Longinus का criticism? क्योंकि हमें पता है लॉन्जाइनस सबसे लास्ट राइटर है 91 का. आशना बी, अर्पणा बी, 91, शमा बी. यस, वेरी गुड, सबके सही है. रोमांटिसिज्म प्रीकर्सर है, रोमांटिक्स के प्रीकर्सर हैं, है ना, क्योंकि ये बातें करता है सबलाइन का, और सबसे ज्यादा सब्लिमिटी हमें कहाँ देखने को मिलता है? रोमांटिक ऑथर्स में. सर आई हैव टू गो, कैच यू लेटर, बाय बाय. सॉरी, ओके, ठीक है, बाय बाय. तो क्या होगा राइट आंसर? रोमांटिसिज्म, बिकॉज ऑल द रोमांटिक राइटर दे वांटेड एक्सटेसी, है ना, वो राइटर को मतलब रीडर को मतलब एलिवेट करना चाहते थे. इसलिए जब हम वहां पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं. 92. Longinus' work is unique among classical critics for its focus on the social function of art, the psychological effect on art on the reader, the moral lesson of art, the historical context of art. Question number 92. Longinus का जो वर्क है यूनिक अमंग क्लासिकल क्रिटिक्स फॉर इट्स फोकस ऑन बी. ओके, सही है. 92 बी. आशना, अर्पणा, एनीवन एल्स? वंडरफुल. आज क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने सीखी आज, और वैसे भी दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोग कर रहे हैं. इसके बियॉन्ड क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आएगा. देखो, कुछ कुछ बेसिक चीजें मैं नहीं डालता हूँ क्वेश्चन में, कि कौन बुक कब पब्लिश हुई, कौन बुक किसके बाद हुई, ये सब बेसिक चीज है, ये सब हर किसी को याद होनी चाहिए. अगर वहां से क्वेश्चन बन रहा है तो दैट डज नॉट मीन कि मैंने वो क्वेश्चन नहीं करवाए. मैं जान के वो क्वेश्चन नहीं डालता हूँ, क्योंकि वो सब बेसिक चीजें जो हर किसी को आनी चाहिए, कि ये बुक कब पब्लिश हुई, ये बुक कब पब्लिश हुई, ये बुक कब पब्लिश हुई, है ना, ये सब बेसिक चीजें. ये बुक किसने लिखा, ये बुक किसने लिखा, इस तरह के क्वेश्चन. तो राइट आंसर इज बी. वेरी गुड. The psychological effect of the art on the reader. Yes, B is the correct answer. Next question. Question number 93. The first and most important source of the sublime according to Longinus is noble diction, grandeur of thought, dignified word arrangement, या फिर strong emotion. Question number 93. Okay, B. Anyone else? Very good. B. Rahil, B. Very good. Manu, B. Shama, B. Manu, I think you have missed a lot of questions. है ना, you can watch this video once again. काफी important questions हमने किए थे. तो right answer, grandeur of thought. Yes, B is the right answer. Very good. Question number 94. Longinus critiques what he called frigidity, which is a stylistic fault where an author uses too much emotion, attempts to sublime but produces a cold, over elaborate effect, या फिर lack of passion, is too sentimental. कहता है Longinus का जो critique है, what he calls frigidity, which is a stylistic fault, जो कि एक stylistic fault है. इसका क्या मतलब है?
अर्पणा बी, ओके, शमा बी, मनु बी, यस, वंडरफुल, बी इज द राइट आंसर है ना। सबलाइम को प्रोड्यूस करने के लिए कभी कभी ऑथर क्या करता है, काफी कोल्ड हो जाता है, काफी ज्यादा ऑर्नामेंट यूज करने लगता है ना, एलैबोरेट करने के लिए, इफेक्ट लाने के लिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर, इसी को बोला गया फ्रीजिडिटी। डू रिमेंबर द टर्म, मे भी पूछ देगा अगला क्वेश्चन कि फ्रीजिडिटी जो टर्म है ना, वो किसने कॉइन किया या इसकी मीनिंग क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में हमने 2-3 क्वेश्चन देख लिए। 95, in his work Longinus mentions which author as a prime example of the sublime? Aristotle, Plato, Horace, Homer. Longinus के अनुसार which author as a prime, कौन author है जो कि prime example है sublime को यूज करने का? Yes, right, 94 का B. 95 A, okay. Anyone else? Okay. Okay. Aristotle. Okay. अपना आशना, क्षमा ए, ऐसा लगता है कि एक ने ये बोला सबने ये बोला, नहीं, बी इज द राइट आंसर। प्लेटो, प्लेटो को बोलता है वो, प्लेटो ग्रैंडियर ऑफ थॉट बनाता है, देखते हो उसके जितने भी थ्योरी है एकदम ग्रैंडियर होता है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, Longinus's views on views the sublime as an attribute to poetic meter, great soul or a great spirit, या फिर a flawless plot, या फिर well constructed sentence। क्वेश्चन नंबर 96, Longinus का जो व्यू है, द सब्लाइम एज द एट्रीब्यूट ऑफ, पोएटिक मीटर का एट्रीब्यूशन है, मतलब पोएटिक मीटर की वजह से होता है ग्रेट सोल और अ ग्रेट स्पिरिट, फ्लॉज ऑफ प्लॉट, या फिर अ वेल कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस। 96 क्वाइट इजी क्वेश्चन है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, द ग्रेट सोल और अ ग्रेट स्पिरिट, बी इज द करेक्ट आंसर, वंडरफुल। हाँ, डी, आशना डी, नो 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 नो, डी नहीं, बी, बी, ठीक है, बी, 96 का बी। क्वेश्चन नंबर 97, Longinus's work on the sublime is a dialogue between a master and a student, a teacher and a student, two philosophers, an author and his critic। ये जो Longinus का वर्क है on the sublime एक डायलॉग है, किसके किसके बीच में ये डायलॉग होता है, किस तरह से मतलब बुक लिखी गई। जैसे मैंने बताया ना, प्लेटो जितने भी वर्क्स लिखते थे वो डायलॉग होता था हमेशा सोक्रेटिस वर्सेस अदर्स, है ना, सोक्रेटिस हमेशा मेन डायलॉग का पार्ट होता था उसके। तो उसी तरह से Longinus का जो वर्क है उसका क्या होगा राइट आंसर? 97, 97 का डी, अर्पणा डी, ओके, एनीवन एल्स? राहिल बी, नहीं 97, 96 का तो बी हमने देखा था, 97 मे बी डी, ओके, 97 डी, नहीं डी नहीं होगा। दीक्षा, दीक्षा अभी आई है, कहाँ थी बाबू दीक्षा? ऑथर और क्रिटिक के बीच में नहीं है कॉन्वर्सेशन, ये टीचर और स्टूडेंट के बीच में कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। एक टीचर बच्चे को मतलब अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है ऑन द सबलाइम, ठीक है, ये होगा राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब लगेगा कि सर ए भी तो सही हो सकता है, यहाँ भी मास्टर वर्ड, पहले मास्टर वर्ड यूज नहीं करते थे, इसलिए टीचर एंड स्टूडेंट, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, मनु शर्मा, अच्छा मनु शर्मा सी, नहीं फिलोसफर, टू फिलोसफर्स के बीच में नहीं, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। 98, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सबलाइम अकॉर्डिंग टू Longinus इज टू एजुकेट द ऑडियंस, परसुएड द ऑडियंस, ट्रांसपोर्ट द ऑडियंस बियॉन्ड देमसेल्व्स, या फिर अम्यूज द ऑडियंस। अरे टू स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैसे आएगा, वो बता रहा है ना, कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग है, तो इस, अच्छा 1 सेकेंड, इस क्वेश्चन के बाद आई विल एक्सप्लेन, ठीक है शमा। क्वेश्चन नंबर 98, यस वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ समा का क्वेश्चन है कि सर तो स्ट्रॉन्ग इमोशन कैसे आएगा। नाउ थिंक अबाउट इट, ये जो वर्क ऑफ आर्ट है ना, वो स्ट्रॉन्ग इमोशन लाने के लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि ये जो वर्क ऑफ आर्ट है वो बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह का वर्क अगर लिखा जाएगा, या फिर जो राइटर है या एक ऑथर है, एक जो क्रिटिक है, वो, यहाँ पे क्रिटिक की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे राइटर की बात हो रही है कि राइटर किस तरह के वर्ड्स को यूज करेगा या किस तरह से वो लिखेगा कि लोगों के जो थॉट है वो एलिवेट हो जाएगा, है ना, ट्रांसपोर्ट कर जाएगा उसकी थिंकिंग। तो ये एक्चुअली में एक
टीचर अपने स्टूडेंट को बता रहा है, तो एक जो क्लासरूम टीचिंग ही नहीं होता उस तरह से ये बता रहा है अपने स्टूडेंट को। तो ये नहीं है कि इसको लिखने के पीछे पर्पस है कि हर कोई ट्रांसपोर्ट हो जाए, बल्कि सबलाइम का कॉन्सेप्ट वो सिखा रहा है अपने स्टूडेंट को, ये है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर इसमें। आई होप इट्स क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 99, Longinus critiques an author who relies on merely amplification to achieve a sublime effect, arguing that this often leads to a sense of awe, emotional power, bombast, and empty rhetoric या फिर intellectual depth. Question number 99. Manu C, Ashna C, yes. Bombast and empty rhetoric, है ना, क्योंकि एम्पलीफिकेशन है, सिर्फ बहुत सारे ऑर्नामेंट का यूज कर रहा हो तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉम्बास्टिक है, मतलब बड़ा दिखाने की कोशिश करे, बट एक्चुअली बड़ा टास्क नहीं है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 कहते हैं कि लॉन्जाइनस मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्ग्यूमेंट इज दैट while persuasion is a matter of respond appeal, the sublime is a matter of intellect, emotion, inspiration, logic या फिर skill. क्वेश्चन नंबर 100, लॉन्जाइनस का जो मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्ग्यूमेंट है इज दैट व्हाइल परसुएशन इज अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्ड अपील या फिर द सबलाइम इज अ मैटर ऑफ, मतलब परसुएशन जो है वो रिस्पॉन्ड अपील है और सबलाइम जो है वो क्या है। 100, आशना बी, मनु बी, दीक्षा बी, ओके सबके बी हैं, वंडरफुल, यस बी इज द राइट आंसर, इमोशन एंड इंस्पिरेशन, बी इज द राइट आंसर। अब कुछ क्वेश्चन फ्लिप शिडनी से हैं, मतलब रोमांटिक से, हाँ रोमांटिक्स कह रहा हूँ, रेनेसां से है। ठीक है, तो रेनेसां के कुछ वर्क्स मैंने जान के नहीं डाला, आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कुछ और भी हो सकते थे, क्वेश्चंस बन सकते थे रेनेसां से, और जो यू कैन रीड इट योरसेल्फ, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डाले इसमें। कहते हैं कि इन द डिफेंस ऑफ पोएसी सर फिलिप सिडनी, नाउ क्लासिकल के बाद डायरेक्ट रेनेसां आता है, बीच में कोई क्रिटिसिज्म नहीं लिखी गई थी। तो इन द डिफेंस ऑफ पोएसी सर फिलिप सिडनी, नाउ देखो बेसिक क्वेश्चन मैंने नहीं डाले, याद रखना डिफेंस ऑफ पोएसी कब पब्लिश हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा ये इंपॉर्टेंट है, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एवरीबडी शुड नो दिस। तो कहते हैं कि इन द डिफेंस ऑफ पोएसी सर फिलिप सिडनी रेफ्यूट्स प्लेटो's critique of poetry by arguing that the poet's imitation is not a copy of a copy but rather a superior creation, and he calls the poet a maker. ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, and argued that the poetry is a more effective means of teaching virtuous than history or philosophy because it combines what. नाउ मैंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि बहुत सारे टर्म्स क्लैरिफाई हो जाएगा, विच मीन्स वो कहता है कि पोएट जो होता है वो मेकर होता है, पहली चीज वो आर्ग्यूमेंट करता है, इट इज नॉट अ कॉपी ऑफ अ कॉपी, कॉपी ऑफ अ कॉपी नहीं है जिस तरह से प्लेटो ने क्रिटिसाइज किया था। तो फिर वही कह रहा है कि जो टीचिंग वर्च्यू देन हिस्ट्री और फिलॉसफी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या चीज का कॉम्बिनेशन होता है पोइट्री के अंदर, द फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री विद द लॉजिक ऑफ फिलॉसफी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डिवाइन इंस्पिरेशन विद ह्यूमन इंटेलेक्ट, ऑप्शन सी द जनरल precepts of philosophy with concrete examples of history, या फिर reason and passion. So this might seems like a very descriptive question, but the reason behind putting this descriptive question is because so that you can understand the overall understanding of Sir Philip Sidney's work. पहली चीज तो वो क्रिटिसाइज, मतलब अपनी क्रिटिसिज्म को डिफेंड कर रहे हैं, पोइट्स को डिफेंड करते हैं और कहते हैं जो पोइट्री है ना, वो कॉपी ऑफ अ कॉपी नहीं है जैसे प्लेटो ने बोला था, और वो कहता है कि जो पोइट होते हैं वो मेकर होता है, दे आर द क्रिएटर, दे आर द मेकर, जैसे गॉड मेकर है ना उसी तरह से पोइट्स होते हैं मेकर होते हैं। एंड वो आर्ग्यू करते हैं कि मोर इफेक्टिव मीन्स ऑफ टीचिंग वर्च्यू देन द हिस्ट्री, हिस्ट्री और फिलॉसफी से फिर वो कंपैरिजन करते हैं और फाइनली वो कहते हैं कि जो फिलॉसफी है और जो हिस्ट्री है उससे मच बेटर है पोइट्री, और वो पोइट्री क्यों मच बेटर है वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या होगा राइट आंसर, सी, क्षमा 1 का बी, आशना का बी है, ओके, क्षमा, दीक्षा, अर्पणा सी, हाँ सी इज द करेक्ट आंसर, द जनरल प्रिसेप्ट्स ऑफ फिलॉसफी विच कंक्रीट एग्जांपल्स ऑफ हिस्ट्री, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई थिंक बहुत ही कम चार्जेस, ओनली 10%। कोई नहीं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, विल डू समथिंग। क्वेश्चन नंबर 2, सिडनीज सेंट्रल आर्ग्यूमेंट दैट पोएट्रीज पर्पस इज टू टीच एंड डिलाइट डायरेक्टली echoed the critical precept of which classical critic? Aristotle, Plato, Horace, Longinus. क्या होगा राइट आंसर, टेल मी।
Now I will have to charge my laptop, otherwise laptop discharge हो जाएगा, and there is no way I can turn off the camera. So मैं दूसरा तरीके से कैमरा ऑफ कर देता हूँ कुछ देर के लिए, so that I can charge, क्योंकि मुझे उठ के जाना पड़ेगा इसलिए. Just a second. All right. क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? C, Horus. Very good. C is the correct answer. I was gone for a second. No one noticed. Very good. Question number 3. Sydney categorizes poetry into 3 types: pastoral, comic and tragic. Do you remember? Philip Sidney ने categorize किया था poetry को 3 different types में: pastoral, comic, tragic. The most important of these according to him is the pastoral, as it represents the ideal state; B, the comic, as it teaches morality through laughter; option C, the tragic, it teaches a lesson by moving the audience; या फिर option D, the epic, as it moves the mind to emulate heroic deeds. क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3. 2 का C. ओके हॉरिस. हाँ 2 का C है. 3 का ओके 3 का D. एनीवन एल्स? वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन. शमा D, आशना C, सैदा C, okay, Arpana D. Now Saida, you are late. Be present at 2 PM. 2 बजे से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. You can watch the previous one. हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे. ठीक है. दीक्षा का C. ओके. नाउ देखो, D is not the right answer. एपिक के बारे में नहीं, ट्रेजिक के बारे में, क्योंकि ट्रेजेडी जो है ना, जितने भी पोइट्स हैं, हर कोई ट्रेजेडी को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मतलब कह सकते हैं कि लिटरेचर माना है. तो ट्रेजेडी सबसे हाईएस्ट होता है सबके अनुसार. एरिस्टोटल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जितने भी राइटर्स आएंगे हर कोई ट्रेजेडी के बारे में बातें करता है. तो कहता है द ट्रेजिक एज इट टीचेस लेसन बाय मूविंग द ऑडियंस. दिस इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वैसे ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, लेकिन इजी जितने भी क्वेश्चंस हैं साथ में बन सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, है ना. तो डू नॉट गेट वो बहुत ज्यादा कि सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं. नहीं, मैंने इसलिए क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रखा है ताकि आई वुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिडनीज डिफेंड्स पोइट्री अगेंस्ट द चार्ज दैट इज अ सोर्स ऑफ लाइज. ही आर्ग्यूज दैट द पोएट्स नथिंग affirmeth and therefore never lieth, meaning that a poet does not make true claim about the real world but creates a fictional one. Option B, the poet is exempt from the need to tell the truth. Option C, the poet is always truthful. And option D, the poet's lies are not harmful. Okay, Ashna 4 ka A. Anyone else? Shaida A. Okay, anyone else? 4 का A. चलो यहाँ से देखो और भी क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं. पूछ सकता है सिडनी का जो डिफेंस है पोइट्री के ऊपर अगेंस्ट द चार्जेस, है ना, किसने चार्ज किया था वो भी पूछ सकता है. वैसे आगे क्वेश्चंस में आएगा. और वो आर्ग्यू करता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली, हु सेड नथिंग affirmeth and therefore never lieth. जो पोइट्स होते हैं कुछ भी अफर्म नहीं करते हैं और कुछ भी झूठ नहीं बोलते. ये एग्जैक्ट सेंटेंस है उनका, कोटेशन से है, उनके वर्क के कोटेशन से है. दिस माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि हु सेड नथिंग, द पोइट्स दे नथिंग affirmeth therefore they never lieth, which means वो कभी अफर्म नहीं करते, therefore वो कभी झूठ नहीं बोलते, है ना. ये किसने बोला था? तो फिलिप सिडनी ने बोला था. याद रखना है किसमें बोला था? अपने आर्ट्स ऑफ पोएटिक्स में बोला था. तो राइट आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 4 का. Yes, very good. A is the right answer. A poet does not make true claims about the real world but creates a fictional one, है ना. Wonderful. सर ग्रुप में PDF प्रोवाइड कर देना प्लीज. यस कर दूंगा मैं, बट यू हैव मिस्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, है ना. तो एक बार इसको जरूर गो थ्रू इट सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ इसलिए इंपॉर्टेंट है. I will share the PDF, don't worry. The charge that poetry corrupts people by arousing emotions is a key point of attack addressed by Sidney.
He counters this by stating that poetry, particularly tragedy, actually serves to suppress emotion, sublimate passion into art, arouse pity, fear in a way that leads to moral purification, या फिर indulge in emotional extravagance. Question number 5. कहते द चार्ज दैट पोइट्री करप्ट्स पीपल बाय अराउजिंग इमोशन इज अ की पॉइंट ऑफ अटैक एड्रेस बाय सिडनी. मतलब सिडनी ने एड्रेस किया था जिसके ऊपर चार्जेस लगे थे, पोइट्स के ऊपर चार्जेस लगे थे कि जो पोइट्स होते हैं वो करप्ट होते हैं, इमोशन को अराउज करते हैं. एंड ही काउंटर्स दिस बाय स्टेटिंग दैट, और वो इस चीज को काउंटर करता है बोलते हुए, क्या बोलते हुए, कि दैट पोइट्री पर्टिकुलरली ट्रेजेडी जो है वो एक्चुअली सर्व्स करता है क्या. C. Yes, very good. C is the correct answer. Arouse pity, fear in a way that leads to moral purification. C is the right answer. तो देखो, मुझे जहां तक लगता है थोड़े बहुत चेंजेस हैं. प्लेटो जिस तरह से बोल रहा था, है ना, तो उसी तरीके के चार्जेस लगे थे रेनेसा में भी. कुछ नहीं है, बस जो प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में जो नोकझोंक है ना, वही रेनेसा में नोकझोंक मिलता है हमें. बस थोड़े से वर्ड के अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से उन्होंने लिख दिया. इसने बोल दिया कि पोएट जो होते हैं वो क्रिएटर होते हैं, जहाँ पे एरिस्टोटल ने बोला था जो पोएट्स होते हैं वो ट्रू बोलते हैं, है ना. एरिस्टोटल ने प्लेटो से डिफेंड करते हुए बोला था वहां पे कि जो पोएट्स होते हैं वो मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, यूनिवर्सल रियलिटी बोलते हैं. बस थोड़ा सा डिफरेंट, इसने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया यहाँ पे सिडनी ने, कि जो पोएट्स होते हैं वो एक्चुअली क्रिएटर होते हैं. अगर मुझसे कोई पूछा जाएगा तो मैं तो यही बोलूंगा कि सर फिलिप सिडनी जो है वो क्या कहते हैं, एक तरह से उसको बोलते हैं ना, हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो जब किसी दूसरे का टास्क या दूसरे की थिंकिंग को अपने में कॉपी कर लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, किसी को पता है? ये भी क्वेश्चन है. टेल मी. इफ समवन स्टील्स समवन्स वर्क और वो कहता है कि ये मैंने किया है, तो उसको क्या कहते हैं? एनीवन? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन द डिफेंस ऑफ पोएसी सिडनी यूजेस द टर्म गोल्डन वर्ल्ड to describe the word that created by poet in contrast to the, yes, plagiarism, very good, brazen world of nature. This contrast establishes the poet as a creator who reproduces reality faithfully. B, creates a moral perfect idealized version of reality. C, depicts reality exactly as it is. Or D, fails to create anything of value. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन डिफेंस ऑफ पोएसी के अंदर सिडनी यूजेस टर्म को यूज करता है. अनदर क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्डन वर्ल्ड किसने यूज किया था, किसने कॉइन किया था और इसकी मीनिंग क्या है. इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. टू डिस्क्राइब द वर्ल्ड क्रिएटेड बाय द पोएट इन कॉन्ट्रास्ट टू द ब्रेजन वर्ल्ड ऑफ नेचर. जो नेचर का जो ब्रेजन वर्ल्ड है ना, ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं, उसके अगेंस्ट गोल्डन वर्ल्ड के बारे में वो बातें करता है. एंड दिस कॉन्ट्रास्ट एस्टैब्लिशेस द पोएट टू क्रिएट व्हाट, रिप्रोड्यूस रियलिटी फेथफुली, या फिर क्रिएट अ मोरल परफेक्ट आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ रियलिटी, या फिर डिपिक्ट्स रियलिटी एग्जैक्टली एज इट इज, या फिर फेल्स टू क्रिएट एनीथिंग ऑफ वैल्यू. ये सबके सही है. बी इज द करेक्ट आंसर. हाँ, मैं वही कह रहा था पिछले क्वेश्चन में कि अगर मेरे से पूछा जाएगा फिलिप सिडनी के बारे में तो मैं तो यही बोलूंगा कि फिलिप सिडनी प्लेजराइज कर दिया किसको, एरिस्टोटल को, क्योंकि ऑलमोस्ट एरिस्टोटल ने जो चीज बोला उसी को इसने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोला है. ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ी थोड़ी चीजें इसने अलग टाइप में लेकर, लेकिन जो थिंकिंग है या जो इमेजिनेशन है वो सारी की सारी चीजें एरिस्टोटल से ही कॉपी है, जहां तक मुझे समझ आई है, मैंने जितना पढ़ा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? बी. मैं अगर प्रोफेसर होता और ये हमारे पीएचडी स्कॉलर होते सर फिलिप सिडनी, तो मैं सर फिलिप सिडनी को फेल कर दिया होता प्लेजराइज के मामले में. क्वेश्चन नंबर 7. सिडनीज डिफेंस इन रिटन एज अ रिस्पॉन्स टू स्टीफन गसून्स Puritan treatise which was titled The School of Poets, an apology for poetry, the school of abuse, या फिर a defense of poetry. Now this is a very important question and I will tell you why. Question number 7 का क्या होगा राइट आंसर? ये जो फिलिप सिडनी का डिफेंस था रिटन एज अ रिस्पॉन्स टू स्टीफन गशून का, जो कि एक प्यूरिटन ट्रेटिस थी, जो कि टाइटल था क्या, इसका टाइटल क्या था? 1579 अर्पणा 1579 1579 में पब्लिश. Yes, C is the right answer. Now please do remember one thing.
ये जो सिडनी थे ना वो इसके अगेंस्ट लिख रहे थे, स्टीफन गशून के अगेंस्ट, ठीक है। तो एग्जैक्टली स्टीफन गशून ने भी, स्टीफन गशून का वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो क्या था कि प्लेटो ने सही किया था, जितनी भी पोइट्स को बैन करने की उसने बात करी थी वो एकदम बिल्कुल सही बोला था। क्यों बोला था ना, आई विल टेल यू व्हाई। स्टीफन गशून जो है ना बड़ा बदमाश आदमी था, बदमाश नहीं था, प्यूरिटन था। एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट प्यूरिटन इन माय यूजीसी नेट क्लासेस। तो यूजीसी नेट के बच्चे जो हैं या बीपीसी के हैं, दे आर अवेयर ऑफ इट। तो जो प्यूरिटन था, प्यूरिटन का हमेशा मानना था कि जो लिटरेचर है ना वो धीरे-धीरे समाज को करप्ट कर रहा है, स्पेशली जो पोएट्री है वो करप्ट कर रहा है ना? और वैसे भी हमने देखा प्यूरिटन और कैथलिक्स के बीच में कितना बड़ा क्लेश चल रहा था, है ना? क्लैश चल रहा था, इवेंचुअली प्यूरिटन्स अलग हो गए और बीच में हमेशा ही क्लैश चलता है। इवन न्यू क्लासिकल तक प्यूरिटन्स रहते हैं, है ना? कॉमनवेल्थ के बाद तक प्यूरिटन्स रहते हैं। और उसके बाद तो ऑब्वियस बात है प्यूरिटन ही आ गए पूरे इंग्लैंड में, जिसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं बाद में जाके। तो ये जो प्यूरिटन्स थे ना वो हमेशा अटैक करते थे पोइट्स के ऊपर। उनको लगता था कि जो पोइट्री है ना वो सच में लोगों को मोरल वैल्यूज नहीं सिखा रहा है। तो उसी बात पे स्टीफन गशून ने क्वेश्चन लिखा, मतलब इन्होंने एक ट्रीटीज लिखा द स्कूल ऑफ अब्यूज के अंदर। उनको लगता था कि जितने भी पोइट्स हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ मतलब अब्यूज कर रहे हैं, मतलब एक सेंस में गलत पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत तरीके से लोगों को बहका रहे हैं। तो उसी के डिफेंस में सर फिलिप सिडनी को लिखना पड़ा एंड देन ही रोट दिस पैम्फलेट या फिर ऐसे जिसमें उसने डिफेंड किया। तो जितने भी पोइट्स हैं ना वो पोइट्री को डिफेंड करेगा, आगे जितने भी हम लोग पढ़ेंगे आगे जितने भी नॉवलिस्ट हैं वो नॉवेल्स को डिफेंड करेगा, तो वही ये भी डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। गशून इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो, हाँ यस, जो स्टीफन गशून है ना वो दो चीज से इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस बाय डायरेक्ट प्लेटो नहीं है, क्योंकि उसने प्लेटो की तरह नहीं एक्सप्लेनेशन दिया है, तो डायरेक्टली मैं नहीं बोलूंगा कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो, बट हाँ इनडायरेक्टली ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो। लेकिन वो प्यूरिटन से इन्फ्लुएंस था, क्योंकि जो प्यूरिटन थिंकिंग थी ना वो पोइट्स को एक तरह से कॉर्नर कर रहा था। अब यूजुअली अगर हम देखेंगे तो जितने भी इनिशियल पोइट्स थे शुरुआत के 16-17 सेंचुरी के पोइट्स, वो सारे कैथलिक्स थे। तो कैथलिक में क्या हो गया था ना, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में बहुत बड़ा मतभेद चलने लगा था। और इस मतभेद में क्या होता कि जो प्यूरिटन्स थे ना उनको लगता था कि, इसलिए देखो कि 1642 में जितने भी थिएटर थे सारे बैन कर दिए गए, सारे को या तो बंद कर दिए गए या फिर लेटर रिलीज कर दिया गया कि सब बंद कर दो नहीं तो जला देंगे। तो ये सब रीजन इसलिए था कि प्यूरिटन्स चाहते थे जितना ज्यादा सोसाइटी पे कंट्रोल कर सके, है ना, किस बेसिस पे कि रिलीजियस कोई टर्मोइल ना हो, है ना, लोग आपस में लड़ाई ना करने लगे या फिर पूरा का पूरा समाज में दंगा ना हो जाए, है ना, इस चीज को बचाने के लिए। तो स्पेशली इनका जो इन्फ्लुएंस था प्लेटो से तो था ही, प्लेटो से तो वो इंस्पायर्ड थे, लेकिन सबसे बड़ा इंस्पिरेशन प्यूरिटनिज्म था। ये जो प्यूरिटन मोमेंट था ना जिसको प्रोटेस्टेंट बाद में कहते हैं, प्रोटेस्टेंट बन गए थे ये सारे प्यूरिटन्स, तो वहीं से आता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा सी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चार्ज अगेंस्ट पोइट्री दैट सिडनी एड्रेस्ड इन हिज वर्क। पोइट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये सारे चार्जेस किसने लगाए थे, स्टीफन गशून ने लगाए थे। तो क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है कि स्टीफन गशून ने कौन कौन से चार्जेस लगाए थे पोइट्री के ऊपर जिसके डिफेंस में सर फिलिप सिडनी को लिखना पड़ा था। नाउ आई विल आल्सो टेल यू सर क्यों टाइटल में लगता है, किसी के टाइटल में लॉर्ड क्यों लगता है ना। बी कहता है पोइट्री इज द मदर ऑफ ऑल लाइज। सी पोइट्री फॉर्म्स इज ओवरली रिस्ट्रिक्टिव। डी पोइट्री करप्ट्स बाय अराउजिंग पैशन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर 8 का बी। ओके, आशना सी, शमा डी, ओके, अर्पणा सी या डी, दीक्षा डी। ओके, एनीवन एल्स? 8 का सी होगा राइट आंसर। पोइट्री फॉर्म्स एंड फॉर्म इज ओवरली रिस्ट्रिक्टिव, ये चीज नहीं बोलता, ये नहीं लगाता है चार्जेस। सबसे पहला चार्ज है पोइट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, दूसरा चार्ज है पोइट्री इज द मदर ऑफ ऑल लाइज, और पोइट्री करप्ट्स बाय अराउजिंग पैशन। ये तीनों चार्जेस वही है जो प्लेटो का चार्जेस था ना, वही चार्जेस यहाँ भी लगा रहा है, लेकिन ये ऐड कर दे रहा है कि वेस्ट ऑफ टाइम है पोइट्री। पोइट्री मत पढ़ो, है ना, प्यूरिटन्स बन जाओ, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ना जरूरी है। मदर ऑफ ऑल लाइज, सबको झूठ बोलता है, झूठ बोल बोल के सबके माइंड को वो करता है ना, और पैशन को अराउज करता है, करप्ट करता है ह्यूमन माइंड को, उसके अगेंस्ट सर फिलिप सिडनी ने फिर लिखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यस सी इज द करेक्ट आंसर, सबके ऑलमोस्ट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सिडनीज यूज ऑफ ट्राई पार्टी आर्ग्यूमेंट comparing poetry to philosophy, history, and the moral virtues is a key rhetorical strategy that demonstrates his skill as a poet, philosopher, historian या फिर rhetoric या rhetorician. Question number 9. मैं तो not
पढ़ी ही नहीं। अच्छा, मैं तो पढ़ी ही नहीं। आई एम नॉट गेटिंग इट। अच्छा, नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आगे। लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म अभी स्टार्ट नहीं किया नेट में। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो सर फिलिप सिडनी है, जिसमें वो पोइट्री, फिलॉसफी और हिस्ट्री को क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब उसको आपस में कॉन्ट्रास्ट करते हैं, तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, इस स्किल को क्या कहते हैं? मतलब एज अ किस तरह से इनको खड़ा किया? एज अ रिटोरिशियन, हिस्टोरियन, मतलब हिस्टोरियन, फिलोसफर, या फिर एज अ पोइट? आसना ए। एनीवन एल्स? ओके, दीक्षा ए। ओके, अल्पना डी। ओके, एनीवन एल्स? शमा डी। एनीवन एल्स? राहिल का आंसर नहीं आ रहा। शायदा 9 डार्ट ऑफ रेटोरिक। राइट आंसर है रेटोरिशियन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द फर्स्ट सिग्निफिकेंट लिटरेरी क्रिटिक इन द इंग्लिश रेनेसां टू ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस ऑफ पोइट्री एज एन आर्ट फॉर्म वाज बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडन, सर फिलिप सिडनी, थॉमस मोर। नाउ लास्ट में ना, जब हम लोग ये सारा एमसीक्यूज कर लेंगे, तो आई विल टेल यू मल्टीपल 3-4 और भी राइटर के बारे में बताऊंगा। यू हैव टू रीड दोज राइटर्स एज वेल, है ना? और वहां से भी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द लिटरेरी क्रिटिक या फिर लिटरेरी थ्योरिस्ट, लेकिन जब हम प्रोज के बारे में बातें करते हैं, या फिर जब हम ओवरऑल रेनेसां के बारे में बातें करते हैं, तो वहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आई विल टेल यू, लास्ट तक बने रहना, तो आई विल टेल यू ऑल दोस थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा राइट आंसर? सी। यस, इजी है। सर फिलिप सिडनी, अभी तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रॉजर एकम द स्कूल मास्टर्स 1570 में जो पब्लिश हुई थी इज एन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ब्रिटिश रेनेसां क्रिटिसिज्म प्राइमरली कंसर्न विद। ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये नेट में क्वेश्चन आया हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्रॉपर यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेजेडी, द यूज ऑफ क्लासिकल मॉडल्स फॉर मोरल एंड लिटरेरी एजुकेशन, या फिर अ डिफेंस ऑफ इंग्लिश स्टेज। क्वेश्चन नंबर 11। Now we have 14 people watching this series. शुरुआत में सब कहाँ चले जाते हैं? I need all 14-15 people at 2 PM। 2 बजे से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। You can all join at 2 PM। अभी लगातार डेली करेंगे, जब तक एग्जाम चलेगा ना, तब तक 2 बजे से डेली क्लास मैं कोशिश करूंगा डेली लेने का। जिस दिन नहीं ले पाऊंगा आई विल जस्ट टेक्स्ट यू, है ना? मैं ग्रुप में डाल दूंगा मैसेज। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का? सी। यस, वेरी गुड, सबके आंसर सी आ रहे हैं। हाँ, सी इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो रॉजर एकम जो थे ना, वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है ना, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। स्पेशली जो लिटरेरी एजुकेशन है उसके बारे में वो बातें करते हैं। तो क्लासिकल मॉडल वो यूज करते हैं, क्लासिकल मॉडल को फॉर मोरल एंड लिटरेरी एजुकेशन। एजुकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, उस पूरे रेनेसां समय का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है स्कूल एजुकेशन के ऊपर, है ना, वो यही है 1570। आई एम वॉचिंग ऑल रिकॉर्डेड। ओके नादिया, आई एम वॉचिंग ऑल रिकॉर्डेड। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, यू कैन वॉच देम एज वेल। लेकिन लाइव क्लास में क्या होता है ना, यो एक लाइवली प्रेजेंस फील होता है, फिर लगता है कि हाँ वी आर लर्निंग मोर एंड मोर। In the defense of poesy, Sidney advocates for the English language, arguing that it is particularly suited for poetry due to its ability to combine monosyllabic and polysyllabic word effectively, simplicity and directness, lack of grammatical rules, या फिर Latinate vocabulary। Question number 12, tutor of Elizabeth। अच्छा, कहता है the defense of poesy, Sidney advocates for the English language, arguing that it is particularly suited for poetry due to ability to combine monosyllabic या फिर polysyllabic word effectively। इजी है, मोनोसिलेबिक मतलब 2 सिलेबल का, पॉलीसिलेबिक मल्टीपल सिलेबल का, है ना? ए इज द करेक्ट आंसर, सही है, ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13,
जॉर्ज पुटनम्स द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइसी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, याद रखना 1589 में पब्लिश हुआ था, इज अ सिग्निफिकेंट वर्क बिकॉज इट इज द फर्स्ट डिटेल्ड ट्रीटिस ऑन इंग्लिश, ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री, द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ वर्स, राइम एंड रिटोरिकल फिगर्स, द मोरल पर्पस ऑफ पोइट्री या फिर अ डिफेंस ऑफ पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जॉर्ज पुटनम का जो वर्क है आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर कि आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइसी किसने लिखा है, तो जॉर्ज पुटनम ने लिखा है, 1859 में पब्लिश हुआ था, दूसरा पब्लिश कब हुआ, और तीसरा सिग्निफिकेंट वर्क है किस लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर, बी, इट इज इन 3 पार्ट्स। तो बी इज द राइट आंसर, द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ वर्स, राइम एंड रिटोरिकल फिगर, यस, बी इज द राइट आंसर, वंडरफुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द ब्रिटिश रेनेसां critics including Sidney largely shared a critical perspective in which two classical traditions, Aristotelian and Socratic, Longinian या फिर Platonic या फिर Aristotelian या फिर Horatian या फिर Epicurean या फिर Stoic, ये जो ब्रिटिश रेनेसां क्रिटिक है इंक्लूडिंग सिडनी लार्जली शेयर द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन लिया है, जितने भी रेनेसां क्रिटिक हैं कहाँ से इंस्पिरेशन उन्होंने लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 Longinian and Platonic, okay. Question number 14 Ashna B, Diksha B, Rahil B, okay. Shama B, Prajakta C, okay. Anyone else? Amrita B, Rahil C, okay. अच्छा अभी से आंसर दे रहे हैं, go on. Saida C. All right. Anyone else? Aristotle. कहता है ब्रिटिश रेनेसां जो क्रिटिक है largely shared the critical perspective rooted in which two classical traditions, दो क्लासिकल ट्रेडिशन से या दो क्लासिकल कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड था। तो वो दो क्लासिकल ट्रेडिशंस कौन कौन थे, एरिस्टोटेलियन और सोक्रेटिक वाला, लॉन्जाइनस या प्लेटोनिक वाला। किसी ने ए आंसर तो नहीं दिया है ना, ए तो होना नहीं है क्योंकि एरिस्टोटल जो थे और सोक्रेटिक, प्लेटो जो थे वही लिख रहे थे। राइट आंसर सी होगा, एरिस्टोटेलियन एंड होरेशियन, है ना, होरेशियो को सब पढ़ रहे थे और एरिस्टोटल इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, तो राइट आंसर सी होगा, एरिस्टोटेलियन एंड होरेशियन। होरेशियन जो होरेशियो जिस समय लिख रहे थे उनके सारे लिटरेरी वर्क्स को पढ़ा जा रहा था और एरिस्टोटेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी वुड बी द राइट आंसर। समझ आया, इसी दो ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड थे, है ना। ग्रीक ट्रेडिशन मतलब ग्रीक जितने भी पोइट्स थे, जितने भी राइटर्स थे हॉरेस के समय में, जिसको हॉरेशियन समय टाइम कहते हैं, हॉरेशियन ट्रेडिशन कहते हैं, तो उनके वर्क्स को क्या करते थे वो लोग, इंटरप्रेट करते थे, पढ़ते थे, समझते थे और ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग एरिस्टोटेलियन का पॉइंट ऑफ व्यू लगाते थे एंड देन उसके बाद लिखते थे वो। क्वेश्चन नंबर 15 एंड विच इज द लास्ट, कहता है सिडनीज यूज ऑफ टर्म force conceit to describe the imaginative idea that precedes a poet's writing is a rejection of which classical theory of art, the Aristotelian theory of imitation, the Horatian concept of decorum, the Platonic idea of the poet as a passive divinely inspired medium, या फिर the Longinian concept of the sublime। Question number 15 C, Amrita, Prajakta, okay। क्वेश्चन नंबर 15 सिडनी का जो यूज है टर्म का, नाउ यू कैन आल्सो रिमेंबर सिडनी किसने टर्म यूज किया था, फॉर कंसीट टू डिस्क्राइब द इमेजिनेटिव आइडिया दैट प्रोसीड्स अ पोएट्स राइटिंग इज अ रिजेक्शन ऑफ व्हिच क्लासिकल थ्योरी ऑफ आर्ट। क्वेश्चन नंबर 15 साइदा का ए है, नहीं ए नहीं होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा सी, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ यहां तक था हमारा रेनेसां भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो वी हैव कंप्लीटेड 130 क्वेश्चंस, है ना, टोटल हमने 130 क्वेश्चंस करे हैं। और एक मिनट,
हाँ, टोटल हमने 130 क्वेश्चंस करे हैं। अच्छा, कुछ और चीज़ें मैं बोल रहा था कि दे माइट आस्क यू इन योर एग्ज़ाम, है ना? 1 मिनट। हाँ, मैंने बोला था कुछ और क्या कहते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो जितने भी प्रोज़ वर्क के राइटर थे, है ना? यू हैव टू रिमेंबर दैट एज़ वेल। जैसे फादर ऑफ एसेज़, जो फादर थे ऐसे जो लिख रहे थे, है ना? उनको पढ़ना है। एडमंड बर्ग की सबलाइम को पढ़ना है। वैसे वो न्यू क्लासिकल में स्पेशली आएगा, एडमंड बर्ग की सबलाइम, व्हिच वी विल डिस्कस जब न्यू क्लासिकल को हम लोग डील करेंगे ना, तो उस समय एडमंड बर्ग को भी डील करेंगे। वैसे एडमंड बर्ग रेनेसां, लेट रेनेसां में भी आते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट राइटर है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रांसिस बेकन से। डू रिमेंबर दैट। मैं बस वो सारे राइटर के बारे में बता रहा हूँ जो कि जहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दे आर नॉट डायरेक्टली एक सेंस में कह सकते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म से बिलोंग नहीं करते हैं, बट स्टिल रेनेसां दिया हुआ है ना सिलेबस में, और रेनेसां इतना इंपॉर्टेंट एज है कि इन सारे राइटर से क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी जितना हमने किया, जॉर्ज पुटनम किया, सर फिलिप सिडनी ने किया, है ना? या स्कूल ऑफ इब्यूज वाली चीज़ें की, स्कूल मास्टर वाला किया, ये सारे इंपॉर्टेंट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए। लेकिन बियॉन्ड दैट, सर फ्रांसिस बेकन बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। मस्ट गो थ्रू सर फ्रांसिस बेकन, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन अगर रेनेसां से पूछेगा ना, अगर उठाएगा, तो या तो पोइट्री के अंदर शेक्सपियर को उठाता है या क्रिस्टोफर मार्लो से उठाएगा, यूनिवर्सिटी विद से उठाएगा। अगर ऐसे या प्रोज से उठाएगा, तो प्रोज में सारे क्रिटिक से पहले फ्रांसिस बेकन से उठाएगा, क्योंकि बेकन उतने इंपॉर्टेंट राइटर है। तो मेक श्योर टू रीड बेकन, मेक श्योर टू गो थ्रू फ्रांसिस बेकन के जितने भी एसेज हैं, इंपॉर्टेंट एसेज हैं, उनको एक बार जस्ट गो थ्रू देम। दैट इज वन थिंग। इवन दो फ्रांसिस बेकन को दिया नहीं होगा सिलेबस में, बट स्टिल दे माइट आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम फ्रांसिस बेकन। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रेनेसां अगर दिया है ना, रेनेसां सिंपली रेनेसां दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो भी फ्रांसिस बेकन सबसे इंपॉर्टेंट राइटर बन जाता है, क्योंकि उस एज का एक तरह से सबसे बड़ा फिलोसफर था वो, फ्रांसिस बेकन। फिर एडमंड बर्ग को हम लोग न्यू क्लासिकल में देख लेंगे। वैसे एडमंड बर्ग क्लासिकल में आते नहीं है, लेट रेनेसां में आते हैं। तो उनकी भी थ्योरी है सबलाइम की, विच वी विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, मतलब इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाद बाकी तो ऑलमोस्ट हमने सबको कवर कर लिया, अब तो कुछ बचा नहीं है हमारे रेनेसां के अंदर। तो हम लोग कल फिर 2 बजे मिलते हैं। I hope this was very productive. If you find this session very interesting, then you can share it with your friends, और लाइक वाइक कर दो, कमेंट्स तो चलते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो भी प्रिपेयर कर रहा होगा, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो। एनीवे, नाउ 2 बजे कल हम लोग फिर मिलेंगे, और जब भी मतलब हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसी तरीके से एक क्लास हो जिसमें कि बैकग्राउंड जानते हुए, चीज़ों को समझते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़ें, ठीक है? हमारा एक ही फ़ोकस रहता है कि क्वेश्चन उस तरह से बने ताकि चीज़ें समझ आए, है ना? उस पर्टिकुलर एज में क्या हो रहा था, उसके पीछे जो क्रिटिसिज़्म है, थ्योरी है, वो क्या कौन-सी थ्योरी है, किस थ्योरी से इंस्पिरेशन है, किस टाइप की थ्योरी लिखी गई है, ये सारी चीज़ें कवर हो। तो हमने पूरा क्लासिकल खत्म कर लिया। आई एम प्रीटी श्योर कि क्लासिकल में अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा यू वुड बी एबल टू आंसर देम। मैंने बेसिक क्वेश्चन्स जान के नहीं डाले कि कब पब्लिश हुई, किसने पब्लिश किया, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन्स है। तो ये तो मतलब पहले से ही प्री डिटरमिन होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस आए तो मुझे आना चाहिए, और जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे हमने उसको कर लिए। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू क्लासिकल को पढ़ेंगे, और न्यू क्लासिकल में बहुत सारे राइटर हैं, है ना? अलेक्जेंडर पोप है, फिर एसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी है, मतलब बहुत बहुत सारे राइटर हैं। तो हम लोग उसको देखेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर। लिटरेरी थ्योरी तो है नहीं अभी, अभी सिर्फ क्रिटिसिज्म है, थ्योराइज नहीं करना है, क्योंकि अब रेनेसां कंप्लीट हो गया, तो अब यही बचा है। वैसे अच्छा, एक और चीज़, एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल। जितने भी इस एज में, मतलब कि रेनेसां जब से स्टार्ट हुई है और रेनेसां जब तक खत्म हुई है, उसके बीच में 4 से 5 अलग-अलग बाइबल का इंटरप्रिटेशन हुआ है। तो जितने भी लोगों ने बाइबल को ट्रांसलेट किया, चाहे वो टिंडेल हो, है ना, जितने भी है, चाहे वो किंग जेम्स हो, तो मेक श्योर टू रिमेंबर कौन सा बाइबल कब पब्लिश हुई, क्योंकि ये भी प्रोज में आता है, ये भी क्रिटिसिज्म में आता है।
ऐसे क्रिटिसिज्म में नहीं दिया रहेगा कि दीज आर क्रिटिकल वर्क, क्योंकि क्रिटिसिज्म का क्या मतलब है? समाज को हम अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सर व्हाट अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म, साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म, लिटरेचर सब पढ़ेंगे ना, धीरे-धीरे चल रहे हैं ना, वहाँ तक कभी नहीं पहुँचे हैं ना। न्यू क्रिटिसिज्म सैटरडे संडे तक मुझे लगता है कि सारा हम लोग कवर कर लेंगे। न्यू क्रिटिसिज्म ही पढ़ेंगे, जब मॉडर्निज्म पे आएंगे ना, विक्टोरियन, जैसे ही विक्टोरियन, वेरी गुड क्वेश्चन राहिल कि सर व्हाट अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म। देखो मैं सबको थोड़ा थोड़ा बेसिक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। न्यू क्रिटिसिज्म मतलब मॉडर्न क्रिटिसिज्म। जब हम विक्टोरियन को पढ़ लेंगे ना, विक्टोरियन क्रिटिक को जब हम पढ़ लेंगे, विक्टोरियन क्रिटिक में कौन कौन आ जाएंगे? सबसे बड़ा मैथ्यू अर्नल्ड है। जब मैथ्यू अर्नल्ड को पढ़ लेंगे ना, तब न्यू क्रिटिक आता है। और न्यू क्रिटिक जो है वो आधा यूजुअली वो तो अमेरिकन क्रिटिक है, लेकिन टी.एस. एलियट भी थे जो अमेरिका जो ब्रिटिश थे, बाद में अमेरिकन, पहले अमेरिकन थे, बाद में ब्रिटिश ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन चले गए थे, ब्रिटिश वो ले लिया था उन्होंने। तो न्यू क्रिटिसिज्म वहां पढ़ेंगे और रशियन फॉर्मलिज्म के साथ पढ़ेंगे न्यू क्रिटिसिज्म को, ठीक है? तो अभी बहुत समय है, विक्टोरियन के बाद आएगा न्यू क्रिटिसिज्म। फिर आता है साइको एनालिटिक। साइको एनालिटिक और विक्टोरियन थोड़ा पैरेलली चल रहा था, लेकिन एकदम प्योर पैरेलली नहीं चल रहा था, इंस्पिरेशन था वहीं से। तो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म जो पढ़ेंगे वो न्यू क्रिटिसिज्म से थोड़ा पहले पढ़ेंगे, या न्यू क्रिटिसिज्म के बाद ही पढ़ सकते हैं, डजंट मैटर। तो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जब सिगमंड फ्रॉइड आते हैं वहां से हम स्टार्ट करेंगे साइको एनालिटिक। और रही है लिटरेरी थ्योरी, तो वही है, लिटरेरी थ्योरी हमारा स्टार्ट होता है स्ट्रक्चरलिज्म से। ऐसा माना जाता है कि स्ट्रक्चरलिज्म एक पॉइंट है जहां से थ्योरी की शुरुआत होती है। वैसे पर्सनली देखो, कुछ चीजें मैं हमेशा बताता हूँ, सिंस यू आर नॉट ऑल माई स्टूडेंट्स बट लाइव स्टूडेंट हो, जो बच्चे मेरे नेट के क्लास के हैं, जो मेरे पीजी के बच्चे हैं, तो मैं उनको बता चुका हूँ ये चीज। और अगेन आई एम टेलिंग यू, जब भी लिटरेचर को लिखी जाती है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, और ये हमेशा याद रखने की बात है, जब भी लिटरेचर को लिखी जाती है तो उसको बाइफरकेट किया जाता है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि डिवीजन हमने कर दिया क्योंकि वो डिवीजन मतलब नेसेसरी था, नहीं, डिवीजन वाज नेवर नेसेसरी। ये जो रेनेसा एज है, रेनेसा में जो 4 डिफरेंट डिफरेंट एजेस आते हैं, मतलब उसके रेन के अनुसार, है ना, उसके रूलर्स के अनुसार हमने डिवीजन कर दिया, नहीं, वो डिवीजन नेसेसरी डिवीजन नहीं है, बल्कि वो डिवीजन इसलिए है ताकि रीडर्स को ज्यादा अच्छे से समझ आए, है ना? तो ये जो बाइफर्केशन है लिटरेचर के अंदर कि स्ट्रक्चरलिज्म यहाँ से यहाँ तक चला, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म यहाँ से यहाँ तक चला, साइकोएनालिटिक यहाँ से यहाँ तक चला, नहीं, दीज आर नॉट, मतलब वो कभी नहीं लेके चलना है। हमेशा क्या होता है ना, एक एज दूसरे एज के ओवरलैप करता रहता है हमेशा। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट, जब भी कोई बच्चा नया होता है, कोई भी नया स्टूडेंट होता है पीजी के बाद, अचानक से नेट की तैयारी कर रहा होता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि हाउ दीज डिविजन्स आर मेड। कभी-कभी राइटर के बेसिस पे डिवीजन कर दी जाती है, कभी-कभी फिलोसोफर्स के बेसिस पे डिवीजन कर दी जाती है, कभी-कभी जो इंपॉर्टेंट मोनार्क्स होते हैं उसके बेस पे डिवीजन कर दिया। दैट डज नॉट मीन कि हमें बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली उस डिवीजन के उस एज तक ही पढ़ना है, नहीं, देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ ओवरलैप, हमेशा ओवरलैप होता है। जैसे अगर हम रोमांटिक्स को पढ़ेंगे तो रोमांटिक्स में हमेशा ओवरलैप होगा न्यू क्लासिकल का। न्यू क्लासिकल के बाद जो ट्रांजिशनल राइटर आता है वो सब ओवरलैप है। रोमांटिक के बाद जो विक्टोरियन पढ़ते हैं, आधा विक्टोरियन तो रोमांटिक में आ गया, मतलब आधा विक्टोरियन रोमांटिक नहीं, क्योंकि रोमांस के एलिमेंट्स हैं उसमें। पर एक तरह से रोमांटिक बहुत फेमस है कि ये सारे राइटर थे, इसलिए फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक, सेकंड जनरेशन रोमांटिक कर दिया। अब विक्टोरियन में ही देखते हैं, विक्टोरियन का जैसे थॉमस हार्डी है। थॉमस हार्डी मॉडर्न एज में जाके लिख रहे थे, तो उसको क्या मॉडर्न पोएट बोलेंगे? नहीं बोलता है। जबकि मॉडर्न एज में सारा सारा पब्लिकेशन उसका जो पोइट्री, थॉमस हार्डी के जितने भी पोएटिक पब्लिकेशन है सारे मॉडर्न एज में हुए हैं, 1901 के बाद पब्लिश हुई है, बट स्टिल वी कंसिडर्ड हिम विक्टोरियन पोएट, है ना? तो दिस इज द ओवरलैपिंग, ये समझने की बात है। तो जब एलिमेंट्स मिलते हैं ना, तब हम उसको ओवरलैप करते हैं, और हमेशा लिटरेचर को ओवरलैप करके ही समझना है। अब देखो, लिटरेचर को समझने का एक ही तरीका है, मैं वो आज बताता हूँ, ये बहुत अभी से ही बता दूंगा ना तो सारा चीज क्लियर होगा। लिटरेचर को समझना है ना तो हमेशा कॉन्ट्रास्ट में समझना है, ना कि उसके एज में समझना है। अगर हम एज को पढ़ने लगेंगे ना कि इस मोनार्क के बाद ये आया, इस मोनार्क के बाद ये आया, बहुत वो आ जाएगा माइंड में कि क्या हो गया। ऑलवेज रिमेंबर कि जैसे हमने रेनेसा पढ़ा, तो रेनेसा हमेशा कॉन्ट्रास्ट होगा अपने प्रीवियस एज का। रेनेसा के बाद जो आने वाला जनरेशन होगा वो हमेशा कॉन्ट्रास्ट में होगा अपने प्रीवियस जनरेशन में। फिर आगे आने वाला जनरेशन हमेशा कॉन्ट्रास्ट में, बिल्कुल अपोजिशन में होगा। तो वॉट एवर इमेजिनेशन यू कैन हैव रिगार्डिंग दिस, मतलब रिगार्डिंग अपोजिशन फोर्सेस, वही एग्जैक्टली लिटरेरी क्रिटिज्म और लिटरेरी थ्योरी या फिर पूरे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर है। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा, सारी चीजें गाइड कर दूंगा, डोंट वरी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से,
ये समझने की बात है ना? तो ये क्या है ना, जब भी हम एज को डिफाइन करते हैं ना, हमेशा ओवरलैप होगा, बस हमें प्रीवियस एज को समझ जाना है, उसके कॉन्ट्रास्ट में अगला एज आएगा, उसके कॉन्ट्रास्ट में अगला एज आएगा, उसके कॉन्ट्रास्ट में आएगा। तो जब हम ये सब पढ़ेंगे ना न्यू क्रिटिसिज्म, तो न्यू क्रिटिसिज्म अचानक से अभी पढ़ेंगे ना, तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सर न्यू क्रिटिसिज्म है क्या? अभी तो हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, बहुत जस्ट थिंक अबाउट इट। थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आई होप यू आर नॉट टायर्ड। अब जैसे न्यू क्रिटिसिज्म को लेते हैं अभी के लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में। हमने प्लेटो को पढ़ा, हमने रेनेसां को पढ़ा, सब बेसिक है। वो सब कॉन्सेप्ट दे रहा है, एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट दे रहा है, डिफेंड कर रहा है। अभी तो एक तरह से कह लो कि लिटरेचर अभी स्टार्ट ही हुआ है, पन पर जैसा होता है ना, हमने बीज लगाए तो बीज में पौधा निकला। ये सब कुछ भी नहीं है। लिटरेचर का मैं तो विक्टोरियन तक को लिटरेचर कुछ मानता ही नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बहुत लोग होंगे ऐसे इसमें क्रिटिसाइज़ कर देंगे आके कमेंट में, अब पता नहीं कोई अगर ये वीडियो देखेगा तो क्रिटिसाइज़ कर देगा कि क्या बोल रहे हैं, कुछ है ही नहीं। बट आई एम टेलिंग यू, मॉडर्न एज के बाद जो क्रिटिसिज्म चेंज होता है ना, जो थ्योरी चेंज होता है, वो बहुत ब्रॉडर सेंस में बहुत डिफिकल्ट है और बहुत दिमाग लगाने की बात होती है वहाँ पे। अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो बेसिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड है सारी चीज़ें जो बेसिक हम देख रहे हैं ना चीज़ों को, तो एक तरह से कह लें कि अभी तो पेड़ निकला ही है। अगर अचानक से अभी न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे व्हिच इज बेस्ड ऑन डिक्शन, व्हिच इज बेस्ड ऑन लिटरेरी, व्हिच इज बेस्ड ऑन हम किस तरह का सेंटेंस को यूज करते हैं, जहाँ पे डेटा कहता भी है, डेटा ना, हाँ आई थिंक डेटा कहता है देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, व्हिच मींस कि हमको टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना है, बिटवीन द टेक्स्ट को समझना है, टेक्स्ट के बियॉन्ड हमें देखना ही नहीं है। अभी अगर अचानक से न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे ना, तो यू वुड बी वेरी कंफ्यूज कि न्यू क्रिटिसिज्म है क्या। जैसे अगर हमने एक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सपोज कोई विक्टोरियन पोइट को उठाते हैं, जैसे एक पोम है माय लास्ट डचेस, तो उसमें जस्ट सेंटेंस बोला कि दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ शी इज अलाइव आई रिकॉल। तो ये जो पहला सेंटेंस है ना, ये हम मल्टीपल तरीके से इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर हम न्यू क्रिटिसिज्म या फिर रशियन फॉर्मलिज्म की तरफ से देखेंगे, तो अब हमें वर्ड को पढ़ना है। कह रहा है कि दैट्स माय लास्ट डचेस, वर्ड से ही हमें पता, सेंटेंस से हमें पता चल जाएगा कि मतलब बोल क्या रहा है। माय लास्ट डचेस मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, पोजीशन, पोजीशन की बात कर रहा है, मेरी, मेरी है। वो जो डचेस थी, जिस डचेस को मैंने मार दिया, वो मेरी है। सेंटेंस से ही पता चला है, हम सेंटेंस से ही इंटरप्रेट कर सकते हैं कि व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू इंटेंड, है ना? हमें उसके पास्ट के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती है। तो इस तरह से चीज़ों को समझना है, इस तरह से चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है? एक तो ये है, और साइकोएनालिटिक पढ़ेंगे जब साइकोलॉजिकल डेप्थ आएगा हमारे अंदर। जैसे हम लोग बेसिक पढ़ लेंगे पूरा, वैसे रोमांटिक एज से अच्छे क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो रोमांटिक एज के बाद हम लोग बहुत अच्छा सा क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो, आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर नाउ। आई विल सी यू ऑल टुमारो अगेन। कल फिर हम लोग देखेंगे, कल हम लोग न्यू क्लासिकल पे करेंगे एमसीक्यूज। फिर ऐसे करके संडे तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे जेकेपीएससी या बीपीएससी पे, तो मैं उस पर क्लियर कर दूंगा। एंड नेक्स्ट वीक में हम लोग ग्रामर को देखेंगे, ग्रामर पे देखेंगे या किसी और पे देखेंगे, डिपेंड्स। ओके, ठीक है राहिल, थैंक यू सो मच सर, ओके वेलकम। चलो फिर, आई एम एंडिंग द स्ट्रीम, आई विल सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय।